सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट रिवीजन वीडियो। हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स के रिवीजन पहले किए थे। आई होप आप लोगों को वो चैप्टर्स के रिवीजन बहुत मदद कर रहे होंगे वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। वैसे ही हम लोग आगे के चैप्टर्स को भी रिवाइज करके पूरा का पूरा सिलेबस रिकैप करेंगे अगले एक दो वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन का रिवीजन पहले नहीं किया था। हमने पहले किया था पीजीपीपी का, कैपिटल गेन्स का, सैलरी का और आपका टीडीएस का। ये चार बड़े टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया। आज हम लोग थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एकेडमी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट यस सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। हम सभी को पता है कि कोई भी कानून बनाने के लिए संविधान दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन से पावर होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहां देता है? आर्टिकल 265 के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तीन भाग में बटा हुआ है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर कौन से मुद्दे आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे आते हैं। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट के। इनकम टैक्स बनाने का पावर सरकार को कहां से मिलता है? इनकम टैक्स बनाने का पावर सरकार को मिलता है यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 से, और सरकार चाहे तो किसी भी इनकम पे इनकम टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम छोड़कर गवर्नमेंट जिस पर चाहे उस पर लगा सकती है टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? एग्रीकल्चर इनकम पे कौन टैक्स लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। वैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट लगाती नहीं है, बट लगाना चाहे तो लगा सकती है। आप लोग अगर रिप्लाई करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ को जानने के लिए हमको क्या क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट जानना जरूरी है। उसके बाद इनकम टैक्स रूल 1962 जो सीबीडीटी बनाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो भी जानना जरूरी है। उसके बाद हर साल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है, पहले बिल प्रेजेंट होता है, उसके बाद वो बिल लोकसभा राज्यसभा में जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। हमारे मई 24 और नवंबर 24 एग्जाम्स में कौन सा फाइनेंस एक्ट रेलेवेंट है? हमारे मई 24 और नवंबर 24 में जो फाइनेंस एक्ट रेलेवेंट है वो है फाइनेंस एक्ट 2023 और फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। ओके, हर साल फाइनेंस एक्ट में क्या आता है? अमेंडमेंट्स आते हैं। अमेंडमेंट्स के साथ फाइनेंस एक्ट में और क्या होता है? फाइनेंस एक्ट में टैक्स रेट्स होते हैं, टीडीएस के रेट्स होते हैं, सैलरी क्या रेट पे कटेगा, नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या रेट पर टैक्स लगेगी, ये सारी चीजें फाइनेंस एक्ट के अंदर होती है। इसके अलावा इनकम टैक्स को जानने के लिए और क्या क्या जरूरी है, क्या क्या पढ़ना जरूरी है? सीबीडीटी के सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस भी पढ़ना जरूरी है। सर्कुलर्स आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई करेंगे, नोटिफिकेशंस आपको कुछ चीजों का इफेक्ट बताएंगे कि इस इनकम टैक्स प्रोविजन को किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनकम टैक्स को जानने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी पढ़ने चाहिए। वैसे देखा जाए तो सीए इंटर में इतने ज्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सेप्ट 1 और 2, मंजुला जेशा एक्सेट्रा, जो आपने कैपिटल गेन्स में पढ़ा होगा। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा कोर्ट के जजमेंट्स आपके सीए इंटर सिलेबस में फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। तो ये एक शांति वाली बात है, ये हमारे लिए एक सुकून वाली बात है। अब हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन 4। चार्जिंग सेक्शन किसी भी कानून का हार्ट होता है, हार्ट। चार्जिंग सेक्शन आपको बताता है कि आपको ऐसा क्या करना है कि आप पे टैक्स लग जाए। तो इनकम टैक्स में ऐसा आपको क्या करना है? टोटल इनकम कमाना है। किसको कमाना है? पर्सन को कमाना है। कब कमाना है? प्रीवियस ईयर में कमाना है। टैक्स कब लगना है? टैक्स असेसमेंट ईयर में लगना है। तो अभी इन शब्दों का मतलब हमको एक एक करके समझना है। सबसे पहले असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर के बाद में आने वाला साल असेसमेंट ईयर होता है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल, जिस साल में आप इनकम कमाते हो, जिस साल में आप इनकम कमाते हो उस साल को आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर, और जिस साल में आप इनकम कंप्यूट करते हो उस साल को आप बोल सकते हो असेसमेंट ईयर। क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का होगा? नहीं, छोटा भी हो सकता है प्रीवियस ईयर। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन न्यूली सेटअप है, अभी अभी बिजनेस एंड प्रोफेशन सेटअप हुआ है, फिर प्रीवियस ईयर कमेंस ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपका बिजनेस 10 अक्टूबर से चालू हुआ है तो आपका प्रीवियस ईयर भी 10 अक्टूबर से ही चालू होगा। अब जनरली तो आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम इज टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर 23-24 में आप इनकम कमाओगे, 24-25 में आप टैक्स भरोगे। बट देयर आर 5 एक्सेप्शंस। इनकम टैक्स में 5 एक्सेप्शन है, जहां पर आप जिस साल में इनकम कमाते हो उसी साल में टैक्स भी भरना है। आपको उसमें डेफरल नहीं मिलेगा, डेफरल का फायदा नहीं मिलेगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। 5 केसेस में टैक्स उसी साल भरना है। वो 5 केसेस कौन से? सबसे पहले, अगर नॉन रेजिडेंट कोई शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरेगा। अगर कोई बंदा इंडिया छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है, लाइक विजय माल्या एंड एक्सेट्रा, तो वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरेगा। अगर कोई एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म किया गया था, तो वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरेगा।
अगर सरकार को लगता है कोई पर्सन इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई सरकार को लगता है कि इस बंदे से हमको टैक्स लेना है और वो बंदा क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेच के पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है, अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा है, तो उससे भी गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अभी के अभी टैक्स दो। या जो बंदा अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है, डिसकंटिन्यू करता है, उससे भी गवर्नमेंट बोलेगी कि आज ही टैक्स दो, अगले साल तक हम वेट नहीं कर सकते। ये 5 एक्सेप्शंस है जो आपको दिमाग में रखना है। जिन 5 केसेस में आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना है, असेसमेंट ईयर तक गवर्नमेंट वेट नहीं करने वाली है। इसके अलावा अगर आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ोगे तो वहां लिखा है पर्सन की टोटल इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे। तो पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन में बहुत लोग आते हैं, इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ पर्सन है, फर्म पर्सन है, एलएलपी पर्सन है, कंपनी पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी पर्सन है। ये सब स्पेसिफिक पर्सन है। इसके बाद गवर्नमेंट थक गई, अब गवर्नमेंट ने जनरल टर्म यूज करना शुरू कर दिया, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब इसमें कौन आएगा भाई, इसके अंदर बाकी सब आ जाएंगे, एवरी अदर, ये एक्सेट्रा समझो, एक्सेट्रा इनकम टैक्स का एक्सेट्रा है ये। इसमें कौन आ जाएगा, ट्रस्ट आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएंगे, स्कूल्स आ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगे, कॉलेजेस आ जाएंगे। जो पहले 7 पॉइंट में नहीं आए वो यहां पर 8वें पॉइंट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इस पहले चैप्टर के, दैट इज असेसी। असेसी कौन होता है भाई, इनकम टैक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप सबको पता है। हर दूसरे लाइन में आपको प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और असेसी, ये 3 शब्द दिखते ही रहेंगे, दिखते ही रहेंगे और दिखते ही रहेंगे। असेसी कौन होता है, असेसी बहुत किस्म के होते हैं। एक तो वो होता है जो इनकम टैक्स भरने के लिए लायबल है या कोई और सम भरने के लिए लायबल है, मतलब इंटरेस्ट भरने के लिए लायबल है, पेनाल्टी भरने के लिए लायबल है, कोई फी भरने के लिए लायबल है, वो सब असेसी है। या जिसके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, किस चीज की कार्रवाई, किसी इनकम कंप्यूट करने की कार्रवाई, या वो किसी के बिहाफ पे कोई कार्रवाई अटेंड कर रहा है, तो वो भी असेसी है। मिसाल के तौर पर माइनर के बदले कौन उसके बिहाफ पे कार्रवाई में जाता है, उसके मां बाप जाते हैं, उसके मां बाप भी असेसी बोले जा सकते हैं। ठीक है, या अगर उसके ऊपर कोई लॉस का कंप्यूटेशन, डिपार्टमेंट उसका लॉस कंप्यूट कर रही है या डिपार्टमेंट उसको रिफंड दे रही है। ठीक है, या डीम टू बी असेसी का कॉन्सेप्ट है। डीम टू बी असेसी का मैंने बताया था, कोई नॉन रेसिडेंट होता है, वो इंडिया के अंदर क्या करता है, बिजनेस खोलता है, तो उसको एक एजेंट बिठाना पड़ता है, वो एजेंट उसका डीम टू बी असेसी है। और आखिर में मैंने बोला था कि असेसी इन डिफॉल्ट कौन होता है, जो इनकम टैक्स के अंदर गलत काम करता है, समय पे टैक्स नहीं भरता है, समय पे टीडीएस नहीं काटता है, समय पे टीडीएस नहीं भरता है, और बहुत सारे काम जो इनकम टैक्स ने बोले वो काम टाइम पे नहीं करता है। गवर्नमेंट उसको असेसी इन डिफॉल्ट बना देगी, और एक बार असेसी इन डिफॉल्ट बना देगी तो उसकी बैंड बच जाएगी, बहुत बुरा बर्ताव होगा उसके साथ। उसके बाद ये है आपका असेसी का डेफिनेशन। ठीक है, अब ये सारी चीजें एक्चुअली स्पीकिंग देखा जाए तो एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट ये सब्जेक्ट को समझने के लिए सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो यहां से, ठीक है, यहां से आपके लिए एग्जाम में सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। आपने अगर आईसीआई का एमसीक्यू भी किया है तो देखो, आईसीआई के 6 केस सिनेरियो में से 4 केस सिनेरियो सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस पर ही डाला था इंस्टीट्यूट ने। तो ये चीज ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग अलग अलग पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को। इंडिविजुअल कब रेजिडेंट बनेगा, इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बन सकता है, अगर वो इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में अगर वो 182 डेज रह जाता है तो वो रेजिडेंट बन सकता है। या तो अगर 182 डेज नहीं रहता है तो दूसरा कंडीशन है करंट ईयर में 60 डेज रह जाओ एंड साथ में पिछले 4 साल में 365 दिन रह जाओ। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दिया तो रेजिडेंट है, या ये कंडीशन फुलफिल कर दिया तो रेजिडेंट है। दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर दिया तो रेजिडेंट है। ठीक है, अब कोई भी एक फुलफिल, और अगर दोनों फुलफिल नहीं किया, दोनों में बच गया, तो आप बोल सकते हो वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर दिया तो रेजिडेंट बन जाएगा। अच्छा, जिस दिन वो इंडिया छोड़कर जाता है और जिस दिन वो इंडिया वापस आता है, वो दोनों दिन माना जाएगा कि वो इंडिया में ही है। ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया में ही है। जिस दिन छोड़कर जा रहा है वो भी इंडिया में है, जिस दिन वापस आ रहा है वो भी क्या माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया में ही है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। नाउ एक बार बंदा रेजिडेंट बन गया तो उसको ऑर्डिनरी भी बनाने की कोशिश करना चाहिए। ऑर्डिनरी कैसे बनेगा, उसके लिए 2 और कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला, पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में वो रेजिडेंट होना चाहिए। पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में रेजिडेंट कैसे बनेगा, रेजिडेंट इन 2 कारणों में से किसी भी एक कारण की वजह से बन सकता है। साथ में पिछले 7 सालों में, करंट ईयर छोड़ के, जब मैं पिछले 7 साल बोलता हूं, पिछले 10 साल बोलता हूं, तो करंट ईयर नहीं काउंट करने का, उसमें 23-24 काउंट नहीं होगा। पिछला मतलब पिछला होता है, करंट ईयर उसमें नहीं आएगा। पिछले 7 साल में मतलब 22-23 से, ठीक है, 22-23 से पिछला 10 साल आएगा, 23-24 नहीं आएगा। पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में उसको रहना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो ऑर्डिनरी बनेगा, दोनों में से एक भी वायलेट करेगा तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट कैटेगरी वाले। अगर आप, ये एक्सेप्शनल केसेस है, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो,
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप इंडियन सिटीजन हो, प्रीवियस ईयर 23-24 में इंडिया छोड़ के जा रहे हो दो कारणों से, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप में नौकरी करते हो, या इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, ये दो कारणों से अगर इंडिया छोड़कर जा रहे हो तो आपके लिए 60 + 365 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल है। गरीब सीए का एग्जांपल मैंने क्लास में आपको दिया था, आप सबको याद होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल करवाना है। अच्छा सर, मैं इंडिया छोड़ के अगर घूमने जा रहा हूं, तो घूमने जा रहा हूं तो दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है, घूमने जा रहा हूं तो दोनों है। ये सिर्फ जो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। सर मैं अगर इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा हूं बिजनेस के लिए, तो दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है। ये सिर्फ क्रू मेंबर के लिए और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, किसी और दूसरे पर्पस के लिए जा रहे हो तो आपके लिए 60 + 365 का क्राइटेरिया भी एप्लीकेबल होकर रहेगा। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब यहां पर जब एक शिप वाले के लिए स्पेशल प्रोविजन है, कैसे पता चलेगा शिप से इंडिया छोड़ के कब गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कानून लाया है कि वो जब भी शिप में वो क्रू मेंबर चढ़ता है तो वो कैप्टन को एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन करके देता है। वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिस दिन साइन करेगा उस दिन को बोलेंगे साइनिंग इन, और जब वापस आएगा वापस से कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन करेगा उसको बोलेंगे साइन ऑफ। तो जिस दिन उसने साइन इन किया तब से लेकर साइन ऑफ करने तक का पीरियड माना जाएगा कि तू इंडिया में नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। उतने दिन माना जाएगा कि तू इंडिया में नहीं है। मान लो 15 जून 2023 को उसने साइन इन किया और मान लो 15 अगस्त 2023 को उसने साइन ऑफ किया, तो 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक का पीरियड जो माना जाएगा कि तुम इंडिया में नहीं हो, बाकी पीरियड तुम इंडिया में हो, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी किसके लिए थी? ये वाली कैटेगरी थी जो इंडिया छोड़कर जाते हैं। अब आते हैं हम लोग, और ये कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगली कैटेगरी की तरफ। अगली कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी। अब ये वाली कैटेगरी इंडियन सिटीजन भी है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों के लिए। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है सर? एक इंडिविजुअल अगर वो या उसके माँ बाप या उसके दादा दादी नाना नानी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया छोड़ो पाकिस्तान बांग्लादेश में भी पैदा हुआ है, तो वो बंदा क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा क्या? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो यहां पर दोनों कवर्ड है, एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट करता है इंडिया। विजिट का मतलब क्या होता है? क्या परमानेंट रहने आ रहा है? नहीं, परमानेंटली रहने नहीं आ रहा है, वो बस कुछ दिनों के लिए आ रहा है। अगर वो परमानेंटली रहने आ रहा है ना, तो बेटा फिर आपको यहां ऊपर जाना पड़ेगा, 182 60 + 365 ये क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो परमानेंटली रहने आ रहा है, अगर वो घूमने आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, तो फिर उसके लिए 3 पॉसिबिलिटी है चेक करने का, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडिया आता है विजिट के लिए तो चेक करने का, 120 दिन से कम आता है तो आंख बंद करके बोल दो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। 182 डेज या उससे ज्यादा आता है तो आंख बंद करके बोल दो रेजिडेंट, ठीक है। तो 120 दिन से कम वाला केस सॉर्ट हो गया, 182 या उससे ज्यादा वाला केस भी सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब 182 या उससे ज्यादा वाला केस में आपको ऑर्डिनरी भी बन सकता है। अगर ये दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दिया तो ऑर्डिनरी, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो नॉट ऑर्डिनरी। जो भी पॉसिबल है वो देख लो आप लोग, ठीक है। अब जरा बीच वाले पे आते हैं। बीच वाले में कब आने का? जब यही इंडियन सिटीजन, यही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आता है विजिट के लिए, लेकिन बहुत बीच वाले पीरियड में आता है, 120 से लेकर 181 डेज के लिए आता है, तो फिर आपको उसमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है। अगर उसने 2 कंडीशन फुलफिल कर दिया तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर नहीं फुलफिल करा तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब 2 कंडीशन कौन से? ये बीच वाला हमेशा मैक्सिमम नॉट ऑर्डिनरी बनेगा, बीच वाला अससी कभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ऑर्डिनरी बनने के लिए उसको राइट में जाना पड़ेगा, 182 डेज रहना पड़ेगा। बीच वाला अगर 2 कंडीशन फुलफिल करता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कौन से 2 कंडीशन? पिछले 4 साल में 365 दिन, और इंडिया से उसकी टैक्सेबल सोर्सेस की इनकम, इंडिया से उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जब इंडिया की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा बोलता हूं मैं, तो उसमें वो इनकम भी ले लेने का जहां पर बिजनेस एंड प्रोफेशन तो बाहर होता है। बहुत ध्यान से सुनना, बिजनेस एंड प्रोफेशन कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। कहां से हो रहा है? कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन बाहर हो रहा है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, वो भी इंडियन सोर्सेस की इनकम मानी जाएगी, ये चीज दिमाग में रखना। मान लो जब तुम 15 लाख काउंट कर रहे हो ना, उसमें एक एग्जांपल में डाला है कि एक बंदा है, उसका बिजनेस सिंगापुर में लेकिन कंट्रोल मुंबई से होता है या दिल्ली से होता है, तो बोल देने का हाँ ये भी 15 लाख की लिमिट में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो उसको आंख बंद करके नॉन रेसिडेंट बोल दो, ठीक है। इस तरीके से आप इसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाओगे। अब एक आखिरी रेसिडेंट भी है, वो डीम्ड रेसिडेंट है, सेक्शन 6(1) है। इसको तो एक भी दिन इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक भी दिन। इसको बस 3 कंडीशन फुलफिल करना है, इंडिया में एक भी दिन रहने की जरूरत नहीं है इसको। बाकी सबको तो कुछ ना कुछ दिन तो रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर अगर रेसिडेंट बनना है तो। ये कौन है सर? ये एक इंडियन सिटीजन है जो एक जगह पैर टिकते नहीं है उसके, ये अलग अलग देशों में घूमते रहता है और कहीं भी टैक्स नहीं देता है, ठीक है। ये इंडियन सिटीजन है, इसकी इंडियन सोर्सेस की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए,
और ही शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स एनी इन एनी अदर कंट्री, किसी भी देश में ही शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। तो ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाता है और पूरी दुनिया में कहीं पर भी 200-250 देश है, कहीं पर भी उसको टैक्स नहीं लगता है, बस कहीं पर भी टैक्स लायबल नहीं है वो रेजिडेंट, कोई भी देश का रेजिडेंट नहीं बन रहा है वो, और रेजिडेंट बनने की वजह से कहीं पर भी उसको टैक्स नहीं लग रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बोला कि ऐसे शशि को हम बोलेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये केस में क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये भी नॉट ऑर्डिनरी रहेगा, ये भी ऑर्डिनरी नहीं बन सकता है कभी, ठीक है। ऑर्डिनरी बनना इसके लिए बस की बात है नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए ऑर्डिनरी बनना, ठीक है। तो यहां जाकर आप लोग का इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाता है। जो 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी जो भी हमने उसको डिवाइड किया था कैटेगरी वाइज, मैंने सब आपको क्लास में एग्जांपल के साथ लिखवाया था। अब जो रेजिडेंशियल स्टेटस है एकेडमिकली वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस, एचयूएफ कब रेजिडेंट बनेगा, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्डी या पार्टली इंडिया में है तो रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अब एचयूएफ ऑर्डिनरी बन सकता है, हाँ बन सकता है। अगर कर्ता ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी है, मतलब कर्ता अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल करता है, पिछले 10 में से 2 साल में रेजिडेंट, पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहने का, अगर कर्ता ये 2 कंडीशन फुलफिल करता है तो एचयूएफ भी फुलफिल कर देगा और एचयूएफ ऑर्डिनरी बन जाएगा, ठीक है। वैसे एओपी बीओआई फर्म इन सब के लिए भी वही कंडीशन है जो एचयूएफ के लिए था, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेजिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट है। लेकिन एओपी बीओआई फर्म ये लोग सब लोग है ना ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होते। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी सिर्फ 2 ही लोग है, एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर कोई भी और ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट के अंदर फिट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ कंपनी कब रेजिडेंट बनेगी, ये भी एकेडमिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीए इंटर में एटलीस्ट, फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंडियन कंपनी हो तो आप रेजिडेंट हो। रिलायंस इंडस्ट्री ऑलवेज रेजिडेंट, टाटा ऑलवेज रेजिडेंट, इन्फोसिस ऑलवेज रेजिडेंट। क्या सर एक फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट बन पाएगी? हाँ, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। कंपनी तो बाहर है लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब उसकी जो मेन जगह है, अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन आर इन इंडिया। अगर उसकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंडिया में लिए जा रहे हैं तो फिर वो कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा। और किसी बाहर की कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा तो वो बाहर की कंपनी भी भारत में क्या मानी जाएगी, इंडिया में क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट मानी जाएगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर। देन वी कम टू द स्कोप ऑफ टोटल इनकम चार्ट, जिसके बारे में हमने क्लास में डिस्कशन बाद में किया था क्योंकि हमको उसके लिए पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए था। लेकिन अभी हम लोग को सब्जेक्ट का नॉलेज है तो हम लोग रिवीजन करते समय इसको साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब ये होता है कि भाई किस बंदे को इंडिया में किस इनकम पे टैक्स देना है, ठीक है। अब एक बंदा पूरी दुनिया के ऊपर तो टैक्स नहीं देगा, तो कौन पूरी दुनिया पे टैक्स देगा, कौन सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देगा, उसके बारे में हमको स्कोप बताओ सर, ठीक है। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होता है ना वो सबसे बड़ा बकरा होता है, उसको वर्ल्ड इनकम पे टैक्स देना है। इनकम इंडिया में अक्रू हुई है तो भी देना है, इंडिया में रिसीव हुई है तो भी देना है, इंडिया के बाहर अक्रू हुई है तो भी देना है, इंडिया के बाहर रिसीव हुई है तो भी देना है। इसको तो हमेशा ही देना है। मिसाल के तौर पर इनकम रिसीव्ड और अक्रूड और डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, ये तो हमेशा टैक्स देगा। इनकम अक्रूड और डीम्ड टू अक्रू और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये तो हमेशा टैक्स देगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ये तो बेचारा गरीब हमेशा टैक्स देगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो बुरा फंसा, चांद पे भी इनकम कमाएगा ना तो भी भारत में उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम लोग बचे हुए दोनों पर, ठीक है। ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों, अगर इंडिया में इनकम अक्रू होती है या इंडिया में इनकम रिसीव होती है, अक्रू का मतलब क्या है, इनकम इंडिया में है, मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी इंडिया में है, बिजनेस इंडिया में है, सैलरी इंडिया से कमा रहे हो तो अक्रू इंडिया में हो रहा है। और रिसीव इंडिया के में हो रहा है का मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट में इंडिया के रिसीव हो रहा है, इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है। तो अगर इंडिया में अक्रू हो रही है आपकी इनकम, क्या हो रही है, इंडिया में अक्रू हो रही है या रिसीव हो रही है, तो फिर तो सबको टैक्स भरना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, और अगर इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, अक्रू भी बाहर हो रही है मतलब प्रॉपर्टी सिंगापुर में है, रिसीव भी बाहर हो रही है मतलब प्रॉपर्टी सिंगापुर में है, पैसा भी सिंगापुर में मिल रहा है, तो इन दोनों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तो ये दोनों सेम ही लग रहे हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है सर? इन दोनों में फर्क क्या है, देखो पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट को दिमाग के अंदर फिट कर लो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो हमेशा टैक्स देगा, छोड़ दो, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट में क्या फर्क है? अगर इंडिया से लिंक हो गया, इंडिया में रिसीव हो गया या इंडिया में अक्रू हो गया तो नॉट ऑर्डिनरी भी देगा, नॉन रेसिडेंट भी देगा। और इंडिया के बाहर अक्रू हो रहा है, बाहर रिसीव हो रहा है, दोनों बाहर हो रहा है, अक्रू भी बाहर रिसीव भी बाहर, तो दोनों टैक्स नहीं देंगे। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सिर्फ एक हेड ऑफ इनकम में फर्क आता है। अगर बिजनेस बाहर है, बिजनेस इज आउटसाइड, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस बाहर है लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, अक्रू तो बाहर हो रहा है
लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। अक्रू तो बाहर हो रहा है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो वो केस में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा और नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, ऑल ऑफ यू? और इनकम रिसीव का मतलब क्या होता है? पहली बार किधर रिसीव हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। पहली बार अगर जापान में रिसीव हुआ, उसके बाद जापान से आपने इंडिया में ट्रांसफर किया, तो ये नहीं माना जाएगा कि इंडिया में रिसीव हुआ है। पहली बार इनकम कहां रिसीव हो रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अंडर द इनकम टैक्स लॉ। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। तो यहां जाके आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एग्जेम्प्ट इनकम टॉपिक। देखो, एग्जेम्प्ट इनकम टॉपिक जैसा कोई टॉपिक ना आपको स्टडी मटेरियल में दिखेगा ही नहीं, ठीक है? आप बोलोगे सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन इसके जितने भी प्रोविजन इस चैप्टर में हमने किए ना, आपको वो कहीं ना कहीं इधर उधर अलग अलग चैप्टरों में मिक्स करके दिखेगा, लेकिन सिलेबस में सब कुछ दिखेगा, ठीक है? अलग से चैप्टर नहीं दिखेगा। अब पहले अलग से चैप्टर हुआ करता था, अभी क्या इंस्टीट्यूट ने उसको अलग अलग चैप्टर में डाल दिया। अब ये पार्टनरशिप फर्म वाला प्रोविजन पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में डाल दिया, ये एग्रीकल्चर इनकम वाला प्रोविजन एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में डाल दिया, सब इधर उधर कर दिया इंस्टीट्यूट ने। लेकिन फिर भी हम लोग उसको पहले एक साथ पढ़ लेंगे, फिर अलग से भी पढ़ लेंगे। क्या क्या फर्क पड़ता है अगर 2 बार पढ़ लिया तो कोई दिक्कत है उसमें? तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है, ठीक है? उसके बाद सेक्शन 10(2) में क्या है, अगर एचयूएफ से मैं एचयूएफ का मेंबर हूं, मुझे वहां से कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो मेरे हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट है। वहां एचयूएफ है, एचयूएफ मैं मेंबर हूं, मेंबर को क्या दे रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है। उसके बाद यहां पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, अपने पार्टनर को क्या दे रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। लॉजिक क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स भर दिया है, इसलिए पार्टनर के हाथ में उस पर टैक्स नहीं लग सकता है। फिर से टैक्स लगाना बेवकूफी हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा है वो इंडिया के बाहर का रेसिडेंट है, फेमा के हिसाब से वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है? सो दुबई में रहता है, फेमा के हिसाब से नॉन रेसिडेंट है। अब उसने इंडिया में एक नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खोला, इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खोला, उसमें उसका इंटरेस्ट जमा हो रहा है, पैसा पड़ा हुआ है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो इंटरेस्ट उसके हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला जो प्रोविजन है ना, सबसे पहले नेक्स्ट वाले प्रोविजन को अच्छे से देख लेना। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सिटीजन नहीं होगा तो ही मिलेगा। ये इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये फिरंगियों के लिए है। किसके लिए है? ये फिरंगियों के लिए, फिरंगी के लिए, फिरंगी, ये देसी लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? अब ये फिरंगी क्या कर रहा है? ये फिरंगी इंडिया के अंदर एक यूएस की एम्बेसी है, वहां पर नौकरी करता है, तो यूएस की गवर्नमेंट उस फिरंगी को क्या देती होगी, सैलरी देती होगी। तो भारत सरकार ने बोला वो सैलरी तेरी माफ जा, लेकिन कुछ कंडीशंस है। कुछ कंडीशंस क्या है? पहले हमारे लोगों को वहां जो सैलरी मिलती है ना इंडियन एम्बेसी में, उनकी सैलरी को माफ करवाओ आप, तो हम आपकी सैलरी माफ करवाएंगे। याद आता है सबको? पहले वहां पर हमारे सावले लोगों की सैलरी माफ कराओ, तो हम यहां पर गोरों की सैलरी माफ करेंगे। दूसरी चीज, उस गोरे को बोलना कि इंडिया में आके दूसरा कोई बिजनेस मत करना, दूसरा कोई प्रोफेशन मत करना और दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट मत करना। उस गोरे को बोलना इंडिया में दूसरा कोई बिजनेस मत करना, प्रोफेशन मत करना, एम्प्लॉयमेंट मत करना, तब जाकर तुझे एग्जेम्पशन देंगे, नहीं तो उस गोरे की सैलरी को माफ नहीं करेंगे, टैक्सेबल करवा देंगे। इंस्टीट्यूट यहां पर गेम क्या खेलती है मालूम? एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा बोल के ना तुमको पागल बनाएगी। तो बोलना फिर तो टैक्सेबल है, ये तो सिर्फ फिरंगियों के लिए, देसी लोगों के लिए है नहीं एग्जेम्पशन, ठीक है? अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, जो इंडिया में काम कर रहा है यूएस एम्बेसी में काम करने वाला इंडियन सिटीजन है ना, अगर, फिर तो उसकी इनकम टैक्स हो जाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट और नॉट? प्लीज टेल मी। फिर उसकी इनकम टैक्स हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसके लिए एग्जेम्पशन लाया गया है। सेकेंडली, ये नेक्स्ट वाला भी जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसके लिए लाया गया है, इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए उसके लिए लाया गया है। तो एक फिरंगी है, वो टेस्ला कंपनी में काम करता है, वो इंडिया आता है क्या करने? टेस्ला कंपनी में काम करता है, फॉरेन एंटरप्राइज में, वो इंडिया आता है। टेस्ला ने उसको भेजा इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जाओ इंडिया जाओ, टेस्ला में बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये पता लगाओ, तो वो इंडिया आता है। इंडिया आता है, कुछ दिन रहता है, चला जाता है, सैलरी कमाता है, उसकी सैलरी पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, भारत सरकार बोल रही है। उस फिरंगी को जो फॉरेन कंपनी ने भारत भेजा है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। उस टेस्ला कंपनी का इंडिया में ट्रेड या बिजनेस फिलहाल नहीं होना चाहिए। उस एम्प्लॉय का इंडिया में 90 दिन तक का स्टे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस टेस्ला जो उसको रेम्यूनरेशन दे रही है, आगे जाकर टेस्ला उसको इनकम टैक्स में पीजीबीपी के तौर पे डिडक्शन नहीं लेना चाहिए। आर यू क्लियर और नॉट? टेस्ला, ये तीनों कंडीशन टेस्ला को फुलफिल करनी पड़ेगी। टेस्ला इंडिया में कोई ट्रेड और बिजनेस नहीं करना चाहिए। दूसरा कंडीशन एम्प्लॉय को फुलफिल करनी पड़ेगी, 90 दिन से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं रहेगा। तीसरा, टेस्ला उस रेम्यूनरेशन का पीजीबीपी में डिडक्शन के तौर पर डिडक्शन नहीं लेगा, ठीक है? तीसरे सेक्शन की तरफ आता हूं, 10(6)(8), ये भी नॉट अ सिटीजन के लिए, ये भी फिरंगी, जहां जहां नॉट अ सिटीजन है ना वहां फिरंगी लिख लो तो याद रहेगा आपको। एक फिरंगी शिप है, फिरंगी शिप है, उसके अंदर नौकरी करता है एक आदमी, ठीक है? एक फॉरेन शिप है, उसमें एक बंदा नौकरी करता है,
तो उसकी शिप इंडिया आ जाती है, घड़ी 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 कलकत्ता आ जाती है, बंबई आ जाती है, घड़ी घड़ी चेन्नई आ जाती है, आती है जाती है आती जाती है। तो उसको जो भी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट बोल रही है हम उसकी सैलरी माफ कर देंगे। एक फॉरेन शिप अपने फिरंगी एम्प्लॉय को कोई सैलरी देती है, माफ कर देंगे। लेकिन कब तक माफ करेंगे? अगर उसका एम्प्लॉय का स्टे इंडिया में 90 डेज तक है तो माफ करेंगे, 90 डेज से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला इनकम टैक्स के हिसाब से जो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी है उनके लिए है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी भारत सरकार को, जो भारत सरकार के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको कोई सर्विस देती है, बदले में भारत सरकार उनको रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस देती है। भारत सरकार उनको क्या देती है? रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तो ये उनके हाथ में क्या हो जाएगा? रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर भोपाल गैस के विक्टिम्स को अगर कुछ कोई कॉम्पेंसेशन दे रहा है तो वो माफ है, या किसी डिजास्टर के विक्टिम को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी दे रहा है, भोपाल गैस के विक्टिम को कोई भी दे रहा है तो माफ है। दूसरे डिजास्टर वालों को अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी देगी तो माफ है, बाकी सब लोग देंगे तो माफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो पूरा माफ है, जो गर्ल चाइल्ड के लिए बनाया जाता है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये आंदोलन था जो भारत सरकार का, उसके अंदर सुकन्या समृद्धि स्कीम बनाई है, उसमें जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलेगा वो दोनों के दोनों माफ है, माफ है, माफ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, अगर अग्निवीर कॉर्पस फंड जो इंडियन आर्मी के अंदर जो भर्ती होती है उनके लिए फंड बनता है, भारत सरकार भी जमा करती है, अग्निवीर भी जमा करता है, आर्मी वाला एम्प्लॉय भी जमा करता है, भारत सरकार भी जमा करती है, उनको जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है वो उनके हाथ में क्या है? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। स्कॉलरशिप जो मिलती है आपको एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। एमपीज और एमएलएस को जो डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिलता है वो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट है, सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं है, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट वाला, भारत सरकार से अगर कोई अवार्ड मिल रहा है, भारत रत्न मिल रहा है, अर्जुन अवार्ड मिल रहा है या तो फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण एक्सेट्रा, वो सब माफ है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई भारत सरकार से सम्मानित, परमवीर चक्र से सम्मानित है, महावीर चक्र से सम्मानित है, वीर चक्र से सम्मानित है, या कोई और बहादुरी वाला अवार्ड, गैलेंट्री मींस बहादुरी वाले अवार्ड से सम्मानित है, इन सब अवार्ड से अगर कोई भारत सरकार से सम्मानित है, उनको जो पेंशन मिलती है वो एग्जेम्प्ट है। सबकी पेंशन माफ नहीं है, बी वेरी केयरफुल। इन सब अवार्ड से जो सम्मानित है उनकी पेंशन माफ है, बाकी सबकी पेंशन माफ नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडियन इनकम, सिक्किमिस इंडिविजुअल की इनकम को भारत सरकार ने माफ कर दिया है। तुम्हारा फेवरेट सेक्शन आ चुका है, सिक्किमिस इंडिविजुअल की इनकम क्या हो चुकी है? माफ हो चुकी है। कहां से माफ हो चुकी है? अगर सिक्किम स्टेट से कमाओगे तो माफ हो जाएगी, दिल्ली से कमाओगे तो माफ नहीं होने वाली है। ठीक है, सिक्किम में जाके कमाना, सिक्किम में जाकर कुछ भी कमाओ, सैलरी कमाओ, पीजीपी कमाओ, आईएफओ कमाओ, एचपी कमाओ, कैपिटल गेन्स कमाओ, कुछ भी सिक्किम इसमें जाके कमाओगे, सिक्किम में जाके, तो वो माफ है। इसका लॉजिक क्या मैंने क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी सिक्किम वालों के लिए पूरी तरीके से माफ है। सिक्किम वाले डिविडेंड पूरे भारत में कहीं से भी कमाएंगे और सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कहीं से भी कमाएंगे तो वो माफ है, माफ है, माफ है। अब 2008 के बाद ना गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया था। क्या अमेंडमेंट लाया था? कि अगर कोई बंदा सिक्किमिस वुमेन से शादी कर लेगा, अगर कोई बंदा सिक्किमिस वुमेन से शादी कर लेगा तो उस वुमेन को भी एग्जेम्पशन देना हम छोड़ देंगे। अब भारत सरकार ने 2023 अमेंडमेंट में क्या लाया कि भाई वो सब हटाओ 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 हटाओ। अब से क्या है, वो फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक बंदा सिक्किमिस वुमेन से शादी कर लेगा तो सिक्किमिस वुमेन का एग्जेम्पशन हाथ से नहीं जाएगा। डू यू रिमेंबर दैट और नॉट? ये सब बहुत अच्छे से याद रहता है तुमको। ठीक है, उसके अलावा सिक्किम के अंदर अगर 1975 के अगर कोई पहले पैदा हुआ है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा, या उसके स्पेसिफाइड एंसेस्टर्स भी उससे पहला पैदा हुए हैं तो उनको भी सिक्किम का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि सिक्किम का फॉर्मेशन ही 1975 में हुआ था। तो 1975 के पहले अगर कोई सिक्किम में पैदा हुआ है तो उनको भी यहां पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, या उनके एंसेस्टर्स भी पैदा हुए हैं, दादा दादी जो भी है उनके एंसेस्टर्स है, परदादा परदादी वो भी पैदा होकर प्रूफ दे दो तो उनको भी यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज एवरीवन क्लियर? प्लीज टेल मी। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज अवर इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम आप सभी को पता होगा कि इनकम 5 हेड्स में डिवाइड है, एक सैलरी, एक एचपी, एक पीजीबीपी, एक कैपिटल गेन्स और एक आईएफओ। उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, पूरा सिलेबस, पूरा सी एंटर इसी में बिता दिया है आपने। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आज बात करें, सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 के बीच में। सेक्शन 22 क्या बोलता है? हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन मतलब
आप कब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आओगे? हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का ओनर बनना पड़ेगा, ठीक है, ओनर बनना जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। एक बिल्डिंग होनी चाहिए या तो उसको लगी हुई लैंड होनी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट लैंड है, खाली लैंड अगर आप किसी को लेट आउट करते हो तो वो कहां जाता है? मेरे को जल्दी बोलो सब लोग। अगर खाली लैंड किसी को लेट आउट करोगे तो वो जाएगा उसका रेंट आईएफओएस के अंदर, ठीक है। तो बिल्डिंग को लगी हुई लैंड अगर लेट आउट कर रहे हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा कंडीशन, आप जो बिल्डिंग है आपके पास वो आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की है? 3 टाइप की हाउस प्रॉपर्टी है। एक लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आप एक्चुअल में लेट आउट करते हो, जिससे आप रेंट कमा रहे हो, वो है लेट आउट प्रॉपर्टी। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जिसमें आप रह रहे हो। तो आप क्लेम क्या कर सकते हो? कितने घर में मैक्सिमम रह सकता हूं मैं? 2 घर में मैक्सिमम इनकम टैक्स आपको अलाउ करती है, उससे ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रखना अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर आप बोलते हो मैं 5 घर में रहता हूं, 5 घर में रहता हूं, तो फिर आपको कोई भी 2 घर क्या बोलना पड़ेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। बाकी 3 घर को डीम टू बी लेट आउट मान के उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। यही इनकम टैक्स का कानून है भाई, ठीक है। अंधा कानून है, जैसा ठीक लगता है लगाओ, नहीं अच्छा लगता है तो चले जाओ देश छोड़ के, ठीक है। तो यही है इनकम टैक्स का कानून। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ, अब हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे। सबसे पहले एलओपी। एसओपी में तो वैसे भी कुछ होता नहीं है। एलओपी का कंप्यूटेशन कैसे होगा? सबसे पहले जीएवी। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स पेड। एनएवी। एनएवी में से 2 डिडक्शन निकलेंगे, एक 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट वाला। और एसओपी के अंदर तो ये सब कुछ नहीं होता है, सब 0 0 0। एसओपी में एक ही चीज होगी, वो होगा इंटरेस्ट, ठीक है। और एसओपी का अमाउंट हमेशा नेगेटिव होगा और एलओपी का अमाउंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग हर एक आइटम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जीएवी के बात करेंगे। जीएवी कैसे निकालने का सर? शॉर्टकट एमएफसी। एम स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपल वैल्यू, एफ स्टैंड्स फॉर फेयर रेंट। इन दोनों का हायर ले लेने का स्टेप नंबर 3। उसके बाद एम एफ हो गया सी एस। एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड रेंट। फिर ये दोनों लेने का विचएवर इज लोअर। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। उसके बाद आने का एक्चुअल रेंट है। एस ई हो गया स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड। अब ए आपका होगा एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट लेते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। यहां पे कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले एक्चुअल रेंट में क्या आएगा? पूरे 12 महीने में जो रेंट मिला या जो रेंट रिसीवेबल है, अक्रूड बेसिस पर लेना है, ठीक है। उसमें से कुछ आप माइनस कर सकते हो। क्या माइनस कर सकता हूं? अनरियलाइज रेंट को माइनस कर सकते हो। कब माइनस कर सकता हूं? जब रूल 4 के अंदर दिए गए 4 कंडीशन फुलफिल करोगे। यहां दिए गए 4 कंडीशन फुलफिल करोगे तो माइनस कर सकते हो। क्या कंडीशन है कि अनरियलाइज रेंट कब माइनस कर सकता हूं? अगर टेनेंसी बोनाफाइड है, अग्रीमेंट है और जेन्युइन टेनेंसी है, ठीक है। सेकंड, आपने सामने वाले को वेकेट कर दिया, निकाल दिया, या तो स्टेप लिया है कम से कम उसको निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका किराया नहीं देता तो आप उसको निकालो कम से कम। थर्ड, आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में उसको नहीं रख सकते हो। इस प्रॉपर्टी से निकाल दिया और पीछे बगल की गली में एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वहां पर उसको किराए पे कर दे दिया, वो नहीं कर सकते हो। चौथा, आपको उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। एग्जाम में ये 4 कंडीशंस लिखे होंगे दैट द असेसी हैज फुलफिल्ड रूल 4 कंडीशंस। अगर ऐसा दिया है तो आप उसको एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दो। पहले एक्चुअल रेंट में जो रेंट मिल गया बोलो, जो रेंट रिसीवेबल है बोलो, और फिर उसमें से जो अनरियलाइज रेंट के कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं तो माइनस कर दो। तो ये आपका बन जाएगा व्हाट? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करोगे, व्हिचएवर इज हायर, वो आ जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद उसमें से आप क्या निकालोगे? उसमें से आप सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स निकालोगे। अब डीएलओपी के केस में भी ऐसा ही सम करोगे। डीएलओपी में से सिर्फ एक चीज निकल जाएगा, वो है एक्चुअल रेंट निकल जाएगा। डीएलओपी में सम आपका इधर तक रहेगा बस, ठीक है। डीएलओपी में सम इतना रहेगा, एक्चुअल रेंट निकल गया तो एक्सपेक्टेड रेंट पे आप अपना सम को क्लोज कर दो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डीएलओपी में सम उतना ही चलेगा क्योंकि डीएलओपी में एक्चुअल रेंट होता ही नहीं है। जब एक्चुअल रेंट होता ही नहीं है तो स्टेप नंबर 5 पे सम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब म्युनिसिपल टैक्स की बात करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स कब माइनस कर सकते हो? सबसे पहले आप पेड करो उसको। अक्रूअल बेसिस पे म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेकेंडली, आप पे करोगे तो मिलेगा, टेनेंट पे करेगा तो नहीं मिलेगा, ओनर को पे करना पड़ेगा। टेनेंट पे करेगा तो ओनर डिडक्शन नहीं ले सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में लोग जानबूझ के डालेंगे, ऐसे सम भी किए हमने क्लास के अंदर। नेक्स्ट, फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी है, वहां म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो भी मिलेगा, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इफ पेड बाय एसएससी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे तो मिलेगा। जब फॉरेन की प्रॉपर्टी पे आप टैक्स लगा सकते हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की वाली इनकम टैक्सेबल होती है कि नहीं होती है? बताइए मुझे। जब ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, दुबई की प्रॉपर्टी पे मुझे टैक्स लगा सकते हो, तो दुबई की प्रॉपर्टी पे मुझे म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं दोगे? जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एनएवी आ गया। एनएवी में से क्या करोगे आप? स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो 30%, इसमें कुछ ज्यादा बोलने जैसा नहीं है, ठीक है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे डिस्कशन का। इंटरेस्ट के अंदर हम लोग एलओपी और डीएलओपी की बात करेंगे। एलओपी डीएलओपी में आंख बंद करके पूरा का पूरा डिडक्शन ले लेने का, ठीक है। आंख बंद करके, एलओपी डीएलओपी में कुछ ज्यादा सोचने का नहीं, आंख बंद करने का, पूरा लेने का, कोई लिमिट नहीं है। रिपेयर के लिए लिमिट नहीं है, लोन के लिए लिमिट नहीं है, किसी के लिए भी कुछ भी लिमिट नहीं है, ठीक है। लिमिट यहां पर है, कहां पर है? एसओपी में। सबसे पहले
एसओपी के अंदर आपको कुछ केसेस में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा, कुछ केसेस में 30,000 तक। सर मेरे 2 एसओपी हो सकते हैं, दोनों का 2-2 लाख है या दोनों मिलाकर 2 लाख है? दोनों मिलाकर 2 लाख है, ठीक है, दोनों मिलाकर 2 लाख है, दोनों का 2-2 लाख नहीं है, दोनों घर का मिलाकर 2 लाख मिलेगा। सर 2 लाख कब मिलेगा? 2 लाख की कंडीशन है, लोन इज फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। अगर लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो तो 2 लाख है, अगर लोन रिपेयर के लिए ले रहे हो तो फिर 30,000 है, ठीक है। 2 लाख के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, लोन इज फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। सेकंड, लोन आपने 1 for 1999 के बाद लिया है तो ही मिलेगा आपको 2 लाख रुपया। 1 for 1999 के पहले लोन लिया है तो 2 लाख नहीं, फिर 30,000 की कैटेगरी में चले जाओगे। तीसरा, कंस्ट्रक्शन आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सर अगर मैंने लोन 2015 में लिया और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो 2 लाख। सर लोन मैंने 95 में लिया और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो 30,000। सर मैंने लोन अगर 2015 में लिया और रिपेयर के लिए लिया तो 30,000, क्योंकि रिपेयर के लिए हमेशा 30,000 है। 2 लाख के लिए कंस्ट्रक्शन परचेज भी जरूरी है और 99 के बाद लेना भी जरूरी है और 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना भी जरूरी है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करोगे तो 2 लाख, अदरवाइज आपको 30,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। सर इंटरेस्ट का डिडक्शन मुझे अक्रूवल बेसिस पर मिलेगा, पेमेंट बेसिस पर? दोनों बेसिस, पेमेंट करोगे तो भी मिलेगा और अक्रूवल है तो भी मिलेगा। इंटरेस्ट को पे करना जरूरी नहीं है, पे करना जरूरी नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स को पे करना जरूरी है, इंटरेस्ट को पे करना जरूरी नहीं है, बिना पे करे भी आपको उसका डिडक्शन मिल सकता है। सर इंटरेस्ट, अनपेड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चढ़ गया तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ गया उसका डिडक्शन आपको सरकार नहीं देगी। सर लोन लेने के लिए मैंने ब्रोकरेज पे किया, कमीशन पे किया, उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर पुराना लोन पे करने के लिए मैंने नया लोन लिया, उस पे जो इंटरेस्ट आया उसका डिडक्शन मिलेगा? मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुराना लोन पे करने के लिए नया लोन लिया, उस पे जो इंटरेस्ट चढ़ेगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और सर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब से मिलेगा? सर देखो गवर्नमेंट बोलती है साफ साफ, जब तक आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करके रेडी नहीं हो जाती है तब तक आप डिडक्शन मांग नहीं सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मांगने के लिए प्रॉपर्टी रेडी तो होना चाहिए ना। आपने 2 ईंट लगा दी जमीन के ऊपर तो उसको हाउस प्रॉपर्टी बोलोगे आप? नहीं नहीं, जब तक वो घर नहीं बनता है तो हाउस प्रॉपर्टी कैसे बोलोगे? देयरफॉर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही आपको डिडक्शन मिलता है। तो मान लिया सर 2018 में मेरा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मैंने तभी लोन लिया था और 2022 में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो 2022-23 से आपको मिलेगा। लेकिन सर पुराने इंटरेस्ट का क्या होगा? पुराना वाला भी मिलेगा। पुराना वाले को हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म होता है? जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले साल का आखिरी दिन। मिसाल के तौर पे अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 15 जुलाई 2023 को तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां तक काउंट करना है? आपको प्रीवियस ईयर के लास्ट डे 31 मार्च 2023 तक काउंट करना है। आपको 15 जुलाई तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड काउंट नहीं करना। यह पहली गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आपने लोन लिया तब से लेकर प्रीवियस ईयर के लास्ट डे तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब उसमें जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है, ठीक है, जितना भी आपका इंटरेस्ट पे किया या अक्रू हुआ है जो भी है उसको डिवाइड बाय 5 करो, उसको डिवाइड बाय 5 करो और करंट ईयर में ऐड करो, ठीक है। सर करंट ईयर में ऐड करने के बाद एलओपी वालों के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना लेना है लो। सर एसओपी वालों के लिए मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है, हाँ है ना, 2 लाख की लिमिट, उससे ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता है आपको एसओपी वाले को। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। तो ये है आपका इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब मेरे को जीएवी के बारे में थोड़ा सा और बोलना है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, मैंने क्लास में भी आपको करवाया था, ठीक है, लिखवाया भी था अलग से। जीएवी पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स बोलने मुझे, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, मैंने प्रॉपर्टी लेट आउट किया, मैंने जीएवी, कुछ स्पेशल केसेस है, 2 स्पेशल केस में जीएवी के बारे में बात करना है। पहला स्पेशल केस नंबर 1 जीएवी, मैंने प्रॉपर्टी आपको लेट आउट किया, कितने 12 महीने के लिए लेट आउट किया। उसमें से क्या हुआ, 10 महीने बाद आपने प्रॉपर्टी छोड़कर चले गए। अब 2 महीने के लिए मेरी प्रॉपर्टी एम्प्टी पड़ी हुई है, एम्प्टी खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। तो मुझे क्या करना है? तब मुझे गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है? जीएवी निकालने का स्पेशल तरीका है। पहले म्युनिसिपल वैल्यू ले लो 12 महीने का, फेयर रेंट ले लो 12 महीने का, व्हिचएवर इज हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट ले लो 12 महीने का, व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। फिर इस पे एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा और फिर एक्चुअल रेंट लेते समय ना आप पहले 10 महीने का रेंट लिखो और फिर 2 महीने का रेंट जो आपको नहीं मिला है क्योंकि प्रॉपर्टी 10 महीने बाद खाली हो गई थी, वो नोशनल रेंट ऐड करो, सिर्फ कंपैरिजन के लिए। याद आता है? सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए, सिर्फ कंपैरिजन के लिए। फिर देखो एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है कि नोशनल रेंट ज्यादा है। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है या नोशनल रेंट ज्यादा है, सपोज एक्चुअल रेंट ज्यादा है, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा एक्चुअल रेंट है, तो फिर एक्चुअल रेंट के अंदर सिर्फ एक्चुअल वाला पोर्शन लेना है। याद आता है? पूरा पोर्शन नहीं लेना है, नोशनल रेंट को नहीं लेना है। नोशनल रेंट को आप जरा जवाब दे दो जल्दी से, नोशनल रेंट को आप सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए ऐड करोगे। मान लो सब करने के बाद आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1,80,000 आता है, ठीक है, 1,80,000 आता है और आपका एक्चुअल रेंट जो है वो 1,60,000 है। कितना है? 1,60,000। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,80,000। एक्चुअल रेंट 1,60,000 है और उसमें 40,000 का मैंने नोशनल रेंट ऐड किया, सपोज तो कितना हो गया एक्चुअल रेंट? एक्चुअल रेंट अब कितना हो गया? 2 लाख हो गया। तो अब 2 लाख किससे कंपेयर होगा? 1,80,000 से। हायर क्या है? हायर 2 लाख है। तो अब आप आंसर लिखते समय कितना लिखोगे? जल्दी बोलो सब लोग, 1,60,000। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किया और एग्जाम में भी आता है। ये कब करना है आपको नोशनल रेंट ऐड करने का कॉन्सेप्ट? जब प्रॉपर्टी आपकी 1-2 महीने के लिए क्या है? एम्प्टी पड़ी हुई है, एम्प्टी पड़ी हुई है। अच्छा जीएवी का केस नंबर 2,
जीएवी में दूसरा केस क्या है, मैंने आपको प्रॉपर्टी लेट आउट किया, 10 महीने बाद आप छोड़कर चले गए, ठीक है। अब 2 महीने के लिए उस प्रॉपर्टी को मैं एम्प्टी नहीं रख रहा हूं, बल्कि मैं रह रहा हूं परिवार समेत, या मेरा परिवार रह रहा है, ठीक है। तो अगर 2 महीने के लिए जब प्रॉपर्टी आप छोड़कर चले गए, उस टाइम मैंने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, मैं प्रॉपर्टी में रहने लगा, सेल्फ ऑक्यूपाई करने लगा, तब आपको नोशनल रेंट ऐड नहीं करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट को 10 महीने के रेंट से कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आपको उसका कंप्यूटेशन करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो सब हमने हाउस प्रॉपर्टी का कवर अप कर ही लिया है। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला अनरियलाइज रेंट, मैंने आपको उसके बारे में पहले ही बता दिया है कि अनरियलाइज रेंट एक्चुअली होता क्या है। ये एक ऐसा रेंट है जो आपको अक्रू तो हो चुका है लेकिन मिला नहीं है। ये एक किस्म का बैड डेट्स है जो कस्टमर से आया नहीं है, जो टेनेंट से मिला नहीं है आपको, तो इसको आप एक्चुअल रेंट से माइनस कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल रेंट से माइनस करो, ये 4 कंडीशन फुलफिल करोगे तो एक्चुअल रेंट से माइनस कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है? डिस्प्यूटेड रेंट है, जहां पर आपके और टेनेंट के बीच में खिचखिच चल रही है, ठीक है, कोर्ट वोर्ट में केस चल रहा है, उसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो टेनेंट है वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अरियर्स ऑफ रेंट डिस्प्यूटेड रेंट होता है। देखो दोनों के अंदर ट्रीटमेंट सेम है, जब भी रियलाइज होगा ना, जब भी रियलाइज होगा तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। सब 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी ये पैसा आपको मिलता है, अनरियलाइज रेंट का कुछ पोर्शन मिल गया या अरियर्स ऑफ रेंट का कुछ पोर्शन मिल गया, तो सबसे पहले इसको इनकम में ऐड करो। उसमें से आपको सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब सर जब मिलेगा तब मुझे इसका ओनर होना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिस साल में मुझे मिला उस साल में मैं उसका ओनर हो भी सकता हूं, मैं ओनर नहीं भी हो सकता हूं। हो सकता है उससे पहले मैंने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो अगर उससे पहले मैंने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो हो सकता है मैं उसका ओनर जब मुझे मिल रहा है तब नहीं हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। चेक कर लो प्लीज, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज स्पेशल केसेस में कुछ क्या होगा देखते हैं। सबसे पहला, अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप है कि ओनर पता नहीं है, बड़ा भाई ओनर है कि छोटा भाई ओनर है, क्या करेंगे? किसके हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज करेंगे? तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होगा उस हिसाब से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो बड़ा भाई, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला नहीं बड़ा भाई ओनर लग रहा है तो बड़े भाई के हाथ में टैक्स लग जाएगा, छोटा भाई ओनर लग रहा है तो छोटे भाई के हाथ में टैक्स लग जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिट रेंट के केस में क्या होगा? कॉम्पोजिट रेंट क्या होता है? मैं अपना घर दे रहा हूं आपको, साथ साथ में मैं आपको प्रॉपर्टी के साथ साथ फैसिलिटीज भी दे रहा हूं। फैसिलिटीज मतलब एसी दे रहा हूं, टीवी दे रहा हूं, सोफा दे रहा हूं, और उसके बाद में टेबल दे रहा हूं, किचन के अंदर सब फिट करके दे रहा हूं, फ्रिज दे रहा हूं, ये सब कुछ दे रहा हूं। अभी उसके अंदर देखना पड़ेगा आपको, अगर आप कॉम्पोजिट चीज दे रहे हो, घर भी दे रहे हो, साथ में फैसिलिटीज भी दे रहे हो, डिफरेंट सर्विसेज भी दे रहे हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या दोनों सेपरेबल है। आपने अग्रीमेंट में कैसे लिखा है? दोनों सेपरेबल लिखा है? अगर सेपरेबल लिखा है कि इतना पैसा घर के लिए, इतना पैसा फैसिलिटी के लिए, सेपरेबल है, तो फिर जितना घर के लिए रेंट है, प्रॉपर्टी के लिए रेंट है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और जो अदर एसेट्स के लिए वो पीजीबीपी या आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपका बिजनेस है लेट आउट करना तो पीजीबीपी, और अगर बिजनेस नहीं है तो आईएफओएस। अच्छा, अगर लेटिंग आउट इनसेपरेबल है, जैसे होटल वालों के केस में इनसेपरेबल होता है, जब आप होटल में जाते हो तो थोड़ी होटल वाला आपको बताता है कि भाई अगर होटल में बेड नहीं लोगे तो इतना किराया है, बिना बेड के इतना किराया, ऐसा थोड़ी बोलता है होटल वाला, तो साथ में ही देता है सब कुछ। इनसेपरेबल है तो उनका पूरा का पूरा पैसा क्या माना जाएगा? या तो पीजीबीपी माना जाएगा या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उनके केस में हाउस प्रॉपर्टी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी जैसा कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब सेपरेबल है। सेपरेबल है, प्रॉपर्टी के लिए इतना है तो इतना हाउस प्रॉपर्टी, और अगर प्रॉपर्टी के अलावा जो फैसिलिटी दे रहे हो उसके लिए जो पैसा ले रहे हो वो पीजीबीपी आईएफओएस, ठीक है। अब बात करते हैं को ओनरशिप की। एक प्रॉपर्टी का अगर 2 ओनर है, 3 ओनर है, हो सकते हैं एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर 3 ओनर हो सकते हैं, तो सबको को ओनर को सेपरेट ट्रीटमेंट करो। और क्या उसके अंदर भी सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि मान लो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसके अंदर आपको को ओनर पहले डेफिनेट और असर्टेनेबल है क्या, किसका कितना शेयर है वो पता है क्या, तो फिर ट्रीटमेंट अलग है। और अगर शेयर ही नहीं पता है, एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर लिखा है अग्रीमेंट के अंदर के फादर भी को-ओनर है, बेटा भी को-ओनर है, वाइफ भी को-ओनर है, लेकिन कौन कितना शेयर है वो नहीं पता है, तो सबसे पहले सबका शेयर पता लगाओ, ठीक है, सबका शेयर पता लगाओ। अच्छा, अभी मिनाज अशरफ जी बोल रहे हैं कि अगर शेयर नहीं पता है तो 1:1:1 ले लो, ऐसा थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, वो तुम्हारे अकाउंट्स के पेपर में खाली ऐसा होता है 1:1:1 ले लो, कुछ बोला नहीं है तो, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा अजम्पशन नहीं लिया जा सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, सुन लो अच्छे से, अगर शेयर पता है तो सब को-ओनर का शेयर सेपरेटली कंप्यूट करो, सबका सेपरेटली कंप्यूट करो। और अगर शेयर नहीं पता है तो उस प्रॉपर्टी को ऐसा सोचो कि ये एक एओपी बीओआई की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ये 3 लोग मिलकर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और इस हिसाब से उसको ट्रीट करो, ठीक है, उस हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अब उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर 3 ओनर है और 3 ओनर है एक प्रॉपर्टी के, और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ये सबसे मजेदार पॉइंट है। तो अगर 3 ओनर है, सब लोग बताओ, 3 ओनर है और वो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो 2 लाख रुपए की लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम बराबर, उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट मिल नहीं सकता है आपको।
तो क्या तीनों के लिए अलग अलग है या तीनों को मिलाकर 2 लाख है? तो यहां पर जाकर तीनों के लिए सबके लिए अलग अलग 20,000 या 30,000 की सेपरेट लिमिट होगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है को ओनर के लिए। को ओनर पे आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैंने आपके क्लास में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को ओनर पे करवाया हूं, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दैट। अब आते कुछ थियरी डिस्कशन की तरफ, जहां पर डीम्ड ओनर की बातें करेंगे। कुछ केसेस में ओनर तो कोई है लेकिन गवर्नमेंट बोलती है यू आर डीम्ड टू बी ओनर। अगर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, मैंने अपनी बीवी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, कैसे ट्रांसफर किया? विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में ट्रांसफर किया या सस्ते में ट्रांसफर किया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ये माना जाएगा मैं ही डीम टू बी ओनर हूं, ठीक है। डीम टू बी ओनर कौन माना जाएगा? हस्बैंड को ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, दोनों अलग रहते हैं, अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, तो फिर उसका टैक्स कौन देगा? तो उसका टैक्स उसकी बीवी ही देगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं अपनी बीवी को कोई हाउस प्रॉपर्टी फ्री में देता हूं गिफ्ट के तौर पे या सस्ते में देता हूं गिफ्ट के तौर पे, तो उसका रेंट पे टैक्स मैं भरूंगा, मेरे हाथ में डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लेकिन मेरे और मेरी बीवी के बीच में अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का अगर अग्रीमेंट है तो फिर उसका टैक्स मेरी बीवी देगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अपने किसी माइनर बच्चे को अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, अगर मेरी माइनर मैरिड डॉटर है उसको छोड़कर अगर उसको दिया तो टैक्स फिर वो भरेगी और उसका पति देखेगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल जिसकी शादी नहीं हुई है, माइनर मैरिड डॉटर को छोड़कर अगर किसी दूसरे माइनर चाइल्ड को मैंने अगर कुछ दिया विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री में दिया मेरा घर या तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी दिया, सस्ते में दिया मेरा घर, तो उस केस में मैं माना जाऊंगा डीम टू बी ओनर, ठीक है। ये बोलता है पॉइंट नंबर 2। तीसरा, ओनर सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो सोसाइटी में जितने भी फ्लैट्स होते हैं, मैंने क्लास में बोला था वो सारे के सारे फ्लैट्स किसके नाम पे होते हैं? सोसाइटी के नाम पे होते हैं। तो सोसाइटी के नाम पे फ्लैट्स होते हैं, लेकिन फ्लैट्स का रेंट कौन भरेगा भाई? सोसाइटी भरते बैठेगी सबके रेंट का टैक्स? बताइए, नहीं, शेयर होल्डर भरेंगे। शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर वो है जो उस घर में रहता है, जो उस घर का मालिक है। पेपर पे मालिक सोसाइटी है, लेकिन डीम्ड ओनर कौन बनेगा? डीम्ड ओनर बनेगा उस घर में रहने वाला शेयर होल्डर, मेरे पिताजी। मैं, अगर ये घर मेरा है तो मैं डीम्ड ओनर हूं, सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी इनकम टैक्स नहीं भरने वाली है, ठीक है। ये चीज बोला गया है। एंड होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब होता है वो हाउस प्रॉपर्टी के केसेस में, एचयूएफ के केस में प्रॉपर्टी किसकी होती है? एचयूएफ की होती है, तो एचयूएफ उसका टैक्स भरेगा, बस इससे ज्यादा उसके अंदर और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। बस एक लाइन ही और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला, स्टॉक इन ट्रेड। अगर एक बिल्डर है, डीएलएफ बिल्डर, उसके पास मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, उसने 100 माले की बिल्डिंग बनाया, 100 फ्लोर्स की, उसके 50 फ्लोर बिक गए हैं, तो बचे हुए 50 फ्लोर एम्प्टी पड़े हुए हैं, तो याद करो सरकार उसको क्या बोलती है? उसको बोलती है डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट बोलेगी तो उसकी तो बैंड बच जाएगी, लेकिन उसको सरकार ने 2 साल तक रिलैक्सेशन दिया है, 2 years from the end of the financial year in which the completion of certificate is obtained। जब से तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसके 2 साल तक तुझे नील वैल्यू मानेंगे, जीए भी नील होगा तेरा, और 2 साल तक मैं तुझे टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो 2 साल तक तो डीम टू बी लेट आउट से बच जाएगा तू, उसके बाद नहीं बच पाएगा बिल्डर। आर यू क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 हो सकती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम अपने चॉइस से कोई भी 2। अगर आपके पास 10 प्रॉपर्टी, आप बोलते हो मैं 10 के 10 में रहता हूं, तो कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करना है। याद है अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था ऐसा, जिसमें 3 प्रॉपर्टी थी, अससी बोलता है मेरी तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अपन ने 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 डीएलओपी, 1, 2 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 डीएलओपी। याद है, 1 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 डीएलओपी, और जिसमें भी सबसे कम टैक्स आता है वो ऑप्शन अपन ने चूज किया था। याद आता है कि नहीं आता? जल्दी बोलिए रे पागल लोग। तो यहां जाकर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज हो गया, ठीक है। तो यहां जाके आपका हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर खत्म हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बस एक चीज बोल देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि हाउस प्रॉपर्टी में न्यू रेजिम का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। न्यू रेजिम का सिर्फ एक ही इंपैक्ट है कि जो एसओपी का इंटरेस्ट है वो न्यू रेजिम वालों को नहीं मिलता है। याद है आपको? एसओपी इंटरेस्ट का जो 2,30,000 का लिमिट है वो न्यू रेजिम वालों को नहीं मिलेगा। अगर आप न्यू रेजिम फॉलो करते हो तो एसओपी भूल जाओ, एसओपी का इंटरेस्ट चाहिए 2,30,000 का, तो ओल्ड रेजिम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ओल्ड रेजिम मतलब हायर टैक्स रेट, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 30%, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में आपका न्यू रेजिम का कोई इंपैक्ट नहीं है, बस इतना ही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज आपका 5वां और आखिरी हेड ऑफ इनकम जो हमारा रिवाइज करना बाकी था। इसके अलावा बाकी सारे हेड्स ऑफ इनकम मैंने आपके साथ रिवाइज कर लिए। मैंने पीजीबीपी कर लिया, कैपिटल गेन्स कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया और सैलरी भी कर लिया, ठीक है। अब आज आईएफओएस के बारे में बात करेंगे। आईएफओएस के अंदर क्या आएगा? आईएफओएस के अंदर 3-4 सेक्शन है। सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 तक के प्रोविजन जो है वो आईएफओएस के अंदर दिए गए, ठीक है। अब आईएफओएस के अंदर जो सबसे पहली चीज आपको देखनी है, चार्जिंग सेक्शन 56 के अंदर क्या बोला है। जनरली तो आईएफओएस के अंदर 2 किस्म के चार्जिंग सेक्शन है। एक चार्जिंग सेक्शन 56(1) जो बोलता है जनरल चार्ज, अगर कोई इनकम पिछले 4 हेड्स में नहीं आती है तो वो आईएफओएस में आ जाएगी। कोई भी इनकम अगर पिछले 4 हेड में कवर नहीं है तो उसको आईएफओएस में ले लो, ठीक है। और स्पेशल इनकम क्या बोलती है? स्पेशल इनकम यहां पर आपको लिस्ट देती है पूरी कि आईएफओएस में क्या क्या आती है, ठीक है। 56(2) में बहुत सारी इनकम आती है, जैसे सबसे
सबसे पहले अगर आप शेयर से डिविडेंड कमाते हो, यूनिट से डिविडेंड कमाते हो, हमेशा आईएफओएस इनकम आईएफओएस में चली जाएगी, ठीक है। या अगर आप डिबेंचर्स या बॉन्ड से अगर आप इंटरेस्ट कमाते हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपका रेगुलर बिजनेस है उसका तो वो पीजीबीपी में जाएगा, ये हमेशा आईएफओएस में आएगा, मैं बोल नहीं सकता हूं। डिविडेंड हमेशा आईएफओएस में आएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है वो आईएफओएस में भी आ सकता है, वो पीजीबीपी में भी आ सकता है, वो डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर इसलिए लिखा है इफ नॉट चार्ज अंडर पीजीबीपी, अगर पीजीबीपी में नहीं आएगा तो वो आईएफओएस में आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को लेट आउट जो करते हो उसके अंदर भी डिपेंड करता है। अगर आपका रेगुलर बिजनेस है तो पीजीबीपी, और अगर बिजनेस में नहीं है तो इसका रेंट आ जाएगा आईएफओएस के अंदर, ठीक है। तो डिपेंड करता है, यहां पर भी दो किस्म की इनकम है, कुछ इनकम दूसरे हेड में भी आ सकती है और कुछ इनकम स्पेसिफिकली यहां पर आएगी। जैसे नेक्स्ट वाली विनिंग फ्रॉम लॉटरी हमेशा यहां पर आएगी, वो किसी और हेड में जा ही नहीं सकती है। हॉर्स रेस, पजल, कार्ड गेम, वार्ड गेम, ऑनलाइन गेम्स भी आ गया अब तो, ठीक है, वो सब कुछ यहां पर ही आएगी, ठीक है। वो सिर्फ हमेशा आईएफओएस की इनकम के अंदर मानी जाएगी। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉय से आपको कुछ कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो भी डिपेंड करता है। बिजनेस शुरू होने के बाद एम्प्लॉय की सैलरी से काटते हो तो वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, और फिर अगले महीने की 15 दिन तक भरोगे तो उसका डिडक्शन मिल जाता है पीजीबीपी में, याद आता है आपको। और बिजनेस शुरू होने के पहले अगर एम्प्लॉय की सैलरी से काटते हो, बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एम्प्लॉय को सैलरी तो देनी पड़ेगी, बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, तो उसके अंदर एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के अगर बिजनेस शुरू होने के पहले एम्प्लॉय की सैलरी से काटते हो और गवर्नमेंट को भरते हो अगले महीने की 15 दिन के अंदर, तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर वो आईएफओएस, तो बिजनेस शुरू होने के पहले काटोगे तो आईएफओएस, बिजनेस शुरू होने के बाद काटोगे तो पीजीबीपी। बिजनेस शुरू होने के पहले 15 दिन में पे करोगे तो आईएफओएस में डिडक्शन भी मिलता है उसका। आगे जाकर अगर आप देखोगे आईएफओएस के डिडक्शंस वाले सेक्शन में, तो यहां सेक्शन 57 में आपको आईएफओएस में सरकार डिडक्शन भी दे रही है, यहां पर चेक करो, दिखता है, इसका डिडक्शन भी दे रही है सरकार आपको, ठीक है। आईएफओएस के अंदर अगले महीने की 15 तारीख तक भर दोगे तो डिडक्शन मिलेगा, 15 तारीख तक नहीं भरोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद नेक्स्ट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा होगा तो क्या होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर एम्प्लॉयर को मिलेगा तो पीजीबीपी में जाएगा, एम्प्लॉई को मिलेगा तो सैलरी में जाएगा, एम्प्लॉई के घर वालों को मिलेगा तो आईएफओएस में जाएगा। याद है, मैंने पीजीबीपी के अंदर आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट करती है, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देती है, ठीक है। लेट पेमेंट करती है तो इंटरेस्ट देती है, पता है, तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, और इसमें आपको फ्लैट 50% का डिडक्शन भी मिलता है, आप सभी को पता होगा, याद है। गिफ्ट के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करता हूं, नीचे आएगा। उसके अलावा अगर बैंक से आप इंटरेस्ट कमाते हो, एफडी से, आरडी से, सेविंग बैंक से, वो सब आपका आईएफओएस इनकम के अंदर आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से इंटरेस्ट कमाओगे तो वहां पर कुछ छूट है। इंडिविजुअल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे सम्स में भी आता रहता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से अगर कुछ इंटरेस्ट कमा रहे हो तो इंडिविजुअल अकाउंट को 3,500 रुपए का छूट है, और ज्वाइंट अकाउंट को 7,000 रुपए तक इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपको इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कमाओगे तो माफ है, इंडिया के बाहर कमाओगे तो टैक्सेबल है, और इंडिया के बाहर कमाओगे तो कहां टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है, ठीक है। रॉयल्टी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ सकती है। डायरेक्टर की फीस, अगर डायरेक्टर को, जनरली तो डायरेक्टर को जो कंपनी से मिलता है वो उसकी सैलरी होती है, लेकिन जो सिटिंग फीस है एक्सेट्रा ओवर एंड अबव सैलरी जो मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। फैमिली पेंशन भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, उसमें से आपको एक डिडक्शन भी मिलता है 15,000 रुपया या 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर, 15,000 या 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर आपके लिए माफ हो जाएगा, ठीक है। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका सबलेटिंग वाला रेंट यहां पर आ जाएगा, और ओनर वाला रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर मेरा एक घर है, मैंने वो आपको लेट आउट किया, तो मैं जो इनकम कमाऊंगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं तो ओनर हूं, ओनर होना जरूरी है हाउस प्रॉपर्टी। अब उस घर को आप लेट आउट करते हो किसी को, तो आप सबलेट कर रहे हो, आप ओनर नहीं हो, तो आप जो रेंट कमाओगे बाद में वो क्या माना जाएगा, आपके लिए सबलेटिंग इनकम है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी, ठीक है। सैलरी रिसीव बाय एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये सब कुछ क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। लेकिन इनका डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस याद है आपको, डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था वो माफ होता है, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट लेकर आ जाता हूं। वो जो डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस है ना, जो उनको माफ है, वो न्यू रेजिम में माफ नहीं है, याद रखना, वो सिर्फ ओल्ड रेजिम में माफ है। न्यू रेजिम का चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तब देख लेना, जो एमपी, एमएलए और एमएलसी को न्यू रेजिम के अंदर जो फॉलो करेंगे उनके लिए डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस माफ नहीं होने वाला है, उनको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करते हो, ठीक है, टर्मिनेट करते हो, तो फिर उसके अंदर जो भी पैसा मिलेगा उसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन ड्यू और रिसीव बाय एनी पर्सन ऑन टर्मिनेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, या तो मॉडिफिकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट में कुछ छेड़छाड़ की, तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज ऑफ बैंक।
तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वेशो सब पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में जिंदगी में कभी ना कभी, यस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो हर बैंक को अपना कुछ पैसा नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है, वो मैंडेटरी है उनको बिजनेस करने के लिए आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से। तो उसके अंदर जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो उनका पीजीबीपी में चला जाएगा, आईएफओएस में नहीं चला जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, आरबीआई का रिक्वायरमेंट है। और बैंक जो भी इंटरेस्ट कमाती है वैसे भी वो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस ही होता है, वो उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता है। बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस इनकम है, उससे ज्यादा बिजनेस इनकम क्या हो सकता है बैंक के लिए, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के इस चैप्टर के लिए, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक and that is taxation of gift, 56 subsection 2 clause 10। गिफ्ट किस किस से लेना माफ है, गिफ्ट कब लेना टैक्सेबल है वो सब बता रहा हूं, और क्या क्या लेना टैक्सेबल है। अगर कोई भी पर्सन मतलब कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, एओपी, बीओआई फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, बस सबके लिए टैक्सेबल है गिफ्ट। किसी भी एक बंदे या बहुत सारे बंदों से मिलकर भी अगर पूरे साल में 50,000 से ज्यादा पैसा लेता है तो टैक्सेबल है। अगर मैंने एक आदमी से 50,000 से ज्यादा टैक्स पूरे साल में लिया तो भी टैक्सेबल है, और अगर मैंने 10 लोगों से 10-10 हजार रुपया लिया तो 1 लाख रुपया हो गया, टोटल 50,000 से ज्यादा हो गया तो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी, जल्दी से बोलो फटाफट। अगर मैंने 10 लोगों से 10-10 हजार रुपया लिया, पूरे साल का 1 लाख क्रॉस हो गया, 50,000 से ज्यादा है, मेरे हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब बात करते हैं इमोबल प्रॉपर्टी की। इमोबल प्रॉपर्टी दो तरीके से आप लोगे तो टैक्सेबल होगा। एक तो विदाउट कंसिडरेशन, अगर फ्री में किसी से लैंड बिल्डिंग ले लिया, इमोबल प्रॉपर्टी ले लिया, तो चेक करो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। अगर फ्री में किसी से लिया तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपके हाथ में टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल सर? सिर्फ एक्सेस टैक्सेबल होता है क्या पूरा टैक्सेबल? पूरा टैक्सेबल होता है। यहां भी पूरा टैक्सेबल होता है, यहां भी पूरा टैक्सेबल होता है, पूरा पूरा पूरा, एक्सेस नहीं। 70,000 रुपए की लैंड किसी से ले लिया, 70,000 रुपया पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, और अगर सस्ते में लिया तो दो कंडीशन फुलफिल होगी तो टैक्सेबल होगा। दोनों का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस 110% से ज्यादा भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने कितने में खरीदा? 10 लाख में, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 11 लाख है या 12 लाख है फॉर एग्जांपल, तो आपने कितने में खरीदा? 10 लाख में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 12 लाख है। अब देखो, क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है? हाँ है। क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 110% से ज्यादा है? हाँ है। तब जाके आपके हाथ में 2 लाख रुपया टैक्सेबल होगा। जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, 12 लाख माइनस 10 लाख। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी दिस इज हाउ। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, बीच में एंड है। इमोबल प्रॉपर्टी के लिए ये दोनों कंडीशन चेक की जाएगी, तभी जाके आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। और सर और क्या टैक्सेबल होगा? पैसा हो गया, इमोबल प्रॉपर्टी हो गई। अब कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी है जो आप यहां देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे। शेयर्स एंड सिक्योरिटी अगर आप किसी से लेते हो गिफ्ट में, या ज्वेलरी लेते हो, या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन लेते हो, या ड्राइंग लेते हो, या पेंटिंग लेते हो, या स्कल्पचर लेते हो, या एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन या वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसको हम क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी बोलते हैं, ये सब अगर आप किसी से गिफ्ट में लेते हो और अगर फ्री में ले रहे हो तो फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपके हाथ में टैक्सेबल। किसी ने आपको कोई ज्वेलरी दे दी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए, आपके हाथ में 1 लाख रुपया टैक्सेबल। साथ साथ में अगर किसी से आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में खरीदते हो, सस्ते में खरीदते हो, फेयर मार्केट वैल्यू ज्वेलरी की 12 लाख रुपए है, आपने परचेस प्राइस कितने में खरीदा? 7 लाख रुपए में, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 50,000 से ज्यादा है कि नहीं है? जरूर है सर। तो ये 5 लाख रुपए आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? प्लीज टेल मी, जल्दी से बोलिए। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने मुझे अपना घर दे दिया, सस्ते में दे दिया, 12 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, 10 लाख मेरा क्या था? 10 लाख मैंने परचेस किया, तो 12 लाख की चीज 10 लाख में परचेस किया, 2 लाख मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर आगे जाकर जब मैं ये घर बेचूंगा तो मेरे हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? 12 लाख रुपया होगा, डोंट वरी, ठीक है? अगर तुमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भर दिया है 12 लाख रुपए पर, तो फिर अब आप 12 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख माइनस 10 लाख पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भर दिया है, तो आपके हाथ में आगे जाकर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 12 लाख रुपया ही होगा। मिसाल के तौर पर आपने मुझे एक ज्वेलरी बेची, मैंने सस्ते में खरीदी, उस ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपया थी, मैंने आपसे वो ज्वेलरी 2 लाख रुपए में खरीद ली, तो अब 3 लाख रुपए मेरे हाथ में क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अगर 3 लाख रुपए मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया तो आगे जाकर जब भी मैं ज्वेलरी बेचूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अब कुछ लोगों से एसेट लेने पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कुछ लोगों से गिफ्ट लेने पर माफ है, माफ है, माफ है, 56(2)(10) नहीं लगता है। उसमें सबसे पहले रिलेटिव्स है, और यहां जाके रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव बना दिया है सरकार ने। सर रिलेटिव्स में क्या क्या आता है? एक इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव कौन कौन है? मेरी बीवी मेरी रिलेटिव है, और मेरे भाई और मेरी बहन मेरे रिलेटिव है, और मेरी बीवी के भाई बहन भी मेरे रिलेटिव है, और मेरे
भाई बहन ऑफ पेरेंट्स, मेरे मां बाप के भाई बहन भी मेरे रिलेटिव है। तो पहले में मेरी बीवी आ गई, दूसरे में मेरे भाई बहन आ गए, तीसरे में मेरी बीवी के भाई बहन आ गए, चौथे में मेरे माँ बाप के भाई बहन, मतलब मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, मेरे 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 मामा, मेरी बुआ, मेरी मासी, ये सब लोग आ गए। अब पांचवे में लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट मतलब, डिसेंडेंट मतलब मेरे माँ बाप, दादा दादी, ये मेरे डिसेंडेंट है। असेंडेंट मतलब मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती, ये सब मेरे असेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। अब मेरे बीवी के माँ बाप, मतलब मेरे ससुर सासू माँ एक्सेट्रा, मेरी बीवी के बच्चे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब भी मेरे रिलेटिव माने जाएंगे। और आखिर वाला पॉइंट बहुत डेंजरस पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक जितने भी लोग हैं, उन सब की बीवियां और उन सब के हस्बैंड भी मेरे रिलेटिव माने जाएंगे। मिसाल के तौर पर, क्या मेरा भाई मेरा रिलेटिव है? हाँ है, तो उसकी बीवी भी मेरी रिलेटिव बन जाएगी। मिसाल के तौर पर मेरी बहन मेरी रिलेटिव है, हाँ है, तो उसका हस्बैंड भी मेरा रिलेटिव बन जाएगा। इस तरीके से लेके, क्या मेरे मामा मेरे रिलेटिव है? हाँ है, तो मेरी मामा की वाइफ, मेरी मामी भी मेरी रिलेटिव बन जाएगी। बुआ के हस्बैंड भी मेरे रिलेटिव बन जाएंगे, बड़े पापा की वाइफ भी मेरे रिलेटिव बन जाएगी। तो उन सब के स्पाउस मेरे रिलेटिव। आर यू क्लियर और नॉट? पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक जो भी लोग हैं, उन सब के रिस्पेक्टिव पार्टनर्स आपके क्या बन जाएंगे? रिलेटिव बन जाएंगे, ठीक है। एचयूएफ के केस में क्या होगा? एचयूएफ के केस में कौन रिलेटिव है? मेंबर रिलेटिव है। मैं एचयूएफ हूं तो मेंबर मेरा रिलेटिव है। मैं अपने मेंबर से गिफ्ट ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी गिफ्ट लेना है लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, शादी पे आपको जितना गिफ्ट लेना है लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी शादी पे गिफ्ट लोगे, माफ है माफ है माफ है। तीसरा, विल में गिफ्ट ले रहे हो, इनहेरिटेंस में गिफ्ट ले रहे हो, माफ है माफ है माफ है, ठीक है। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, मतलब मैं मरने वाला हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मरे मेरे दुश्मन, ठीक है, मैं क्यों मरूं भाई, मैं मरने वाला हूं फॉर एग्जाम्पल, और उस चक्कर में मैंने अपना सारा प्रॉपर्टी किसको दे दिया? एक बंदे को दे दिया। मैं बोला तू रख ले भाई, मरने वाला, डॉक्टर ने मुझे डेट बता दी, ठीक है। अब सपोज मैं नहीं मरा बाद में जाकर, तो ठीक है, वो चक्कर में मैं, भगवान ने मेरे को बचा लिया भाई, ऊपर वाले ने, मैं नहीं मर पाया, ठीक है, मैं नहीं मरा, तो मैं वापस ले सकता हूं। उसको बोलते हैं मरने की आशंका है, मुझे मर सकता हूं मैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ आपको दे रहा हूं, तो आपके हाथ में माफ है, ठीक है। सेकंड, किसी लोकल अथॉरिटी से कुछ गिफ्ट मिला तो माफ है। किसी ट्रस्ट या किसी इंस्टीट्यूशन से कुछ मिला, पॉइंट नंबर 6-7 में माफ है, ठीक है। किसी ट्रस्ट से मुझे कुछ गिफ्ट मिला, कोई इंस्टीट्यूशन से, कोई एनजीओ से कुछ गिफ्ट मिला, माफ है। या किसी एनजीओ को कोई गिफ्ट मिला बाय वे ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 6 और 7 में क्या है? मुझे गिफ्ट मिल रहा है उनसे। पॉइंट नंबर 8 में उनको गिफ्ट मिल रहा है किसी से, ठीक है, तो वो भी माफ है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 47 के अंदर बहुत सारे एग्जेम्पशन वाले केसेस है। उन फॉर्म में अगर किसी को मिला तो माफ है। अमेलगमेशन में मिला, डीमर्जर में मिला, होल्डिंग सब्सिडरी को दे रहा है, सब्सिडरी होल्डिंग को दे रहा है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो पॉइंट नंबर 11 के अंदर, ठीक है, तो वो भी माफ है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बट ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 क्या है? फ्रॉम एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल से ट्रस्ट को मिला, और वो ट्रस्ट किसको दे रहा है? उसके रिलेटिव के बेनिफिट के लिए। मिसाल के तौर पर मैं एक इंडिविजुअल हूं, यहां पर एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट को मैं कुछ पैसे दे रहा हूं, 10-20 लाख रुपए, मैं बोल रहा हूं ये मेरे भाई को दे देना आप, मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता हूं, बड़ा खुददार आदमी है, डायरेक्टली दूंगा तो नहीं लेगा, तो मैं एक ट्रस्ट को दे रहा हूं, और वो ट्रस्ट सोलली किसको दे रहा है? एक मेरे रिलेटिव को दे रहा है इनडायरेक्टली। तो उस केस में उस ट्रस्ट को मैं जो भी पैसा दे रहा हूं वो माफ है। आर यू क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। वो माफ है, वो माफ है, माफ है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब, कुछ और लोगों को भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे, उनके केस में भी माफ है, ठीक है। अब नीचे कुछ कोविड वाले केसेस में आपको माफ करके रखा है। अगर आपको कोविड में किसी ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कोई खर्चे के लिए कोई पैसा दिया है, ठीक है, किसके ट्रीटमेंट के लिए? आपके ट्रीटमेंट के लिए या आपके फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के लिए किसी ने कोविड में कोई मदद किया है, तो आपके लिए वो माफ है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। आपको सारे रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे कि आपको कोविड पॉजिटिव हुआ था, सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोविड हो गया, कोविड की कहानी खत्म हो गई, अब उस पर क्वेश्चन पूछ के इंस्टीट्यूट को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग, बताओ। तो यहां पे कुछ कंडीशन भी फुलफिल करनी है, चलो मैं बोल ही देता हूं क्या कंडीशन है। सबसे पहले कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना है आपको, ठीक है, और आपने सब क्लिनिकली डिटरमाइन किया है कि कोविड हुआ था, डॉक्टर के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, सारे डायग्नोसिस के जो भी आपने कोविड के लिए डायग्नोसिस किए है, उसके बाद में जो सिटी स्कैन किया है, सोनोग्राफी किया है, जो भी किया है, वो सबका प्रूफ दे रहा है आपको। ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश करना है विद इन 9 मंथ्स, ठीक है। अब दूसरा गिफ्ट यहां पर, ये पहला वाला गिफ्ट किसके लिए था? अगर मुझे कोविड हो गया या मेरे परिवार में किसी को कोविड हो गया, किसी ने मुझे मदद की कोविड के इलाज के लिए, ठीक है, तो वो माफ है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? फैमिली में कोई मर गया, ठीक है, सपोज कोई बंदा मर गया, तो उसके घर वाले कोविड से मर रहा है, दूसरे किसी कारण से नहीं तो उसके घर वालों को कोई पैसे की मदद कर रहा है, कॉम्पेंसेशन दे रहा है। तो अगर एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन दे रहा है, एम्प्लॉय मर गया, एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन दे रहा है, तो विदाउट एनी लिमिट एग्जेम्प्ट है, और कोई और कॉम्पेंसेशन दे रहा है तो 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। इज इट क्लियर? और कॉज ऑफ डेथ क्या होनी चाहिए? कोविड होनी चाहिए।
तो जितने भी लोग मरे उनको कोविड में अगर पैसा मिला एम्प्लॉयर से मिला तो पूरा माफ है, एम्प्लॉयर छोड़कर किसी और से मिला तो उनके घर वालों के हाथ में 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहले तो कोविड-19 डेथ होनी चाहिए और पैसा डेथ होने के 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है। कुछ और कंडीशंस भी गवर्नमेंट ने बोली है। डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव। तो जब कोविड हुआ था उसके 6 महीने के अंदर उसको मर जाना चाहिए। ऐसे तो हर किसी आधे देश को कोविड हो गया, कभी ना कभी तो सब लोग मरेंगे। यस, मुझे भी कोविड हुआ, कभी ना 20-50 साल बाद तो मैं भी मरूंगा, तो मैं थोड़ी ये बोलूंगा मैं कोविड कैसे मरा था 50 साल बाद। ठीक है। तो 6 महीने के अंदर डेथ हो जाएगी तो ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैंने क्लास में भी ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और आपको उसके फैमिली मेंबर्स को बहुत सारे रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। वही उसकी डेथ सर्टिफिकेट के अंदर वो लिखा होना चाहिए कि कोरोना वायरस की वजह से उसकी डेथ हुई है, कोविड-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। साथ साथ में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 9 महीने के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन भेज देनी है। साथ साथ में फैमिली में कौन कौन आता है सर? फैमिली में जब बात आएगी तो मेरी फैमिली के अंदर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और अगर मेरे माँ बाप भाई बहन अगर मुझ पे मेनली या होली डिपेंडेंट है तो वो मेरी फैमिली माने जाएंगे, अदरवाइज वो मेरी फैमिली नहीं माने जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे माँ बाप भाई बहन इंडिपेंडेंट है और उनको पैसा मिलता है मेरी डेथ पे, तो बताओ क्या होगा? टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। मेरी कोविड से डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल मेरे माँ बाप डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, खुद के पैर पे खड़े हैं, सब लोग खुद के पैर पे, उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है। ठीक है। तो उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। डिपेंडेंट होंगे तो ही वो फैमिली मेंबर माने जाएंगे, अदरवाइज वो फैमिली मेंबर नहीं माने जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अगर कोई रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर या किसी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को इंडिया के बाहर पैसा गिफ्ट करता है तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मैं रेजिडेंट हूं, मेरा एक फ्रेंड है यूके में रहता है, वो नॉन रेजिडेंट है, या मेरा एक फ्रेंड है यूके में रहता है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मैंने उसको यूके में पैसा ट्रांसफर किया। ठीक है। मैंने बोला एक गिफ्ट ले मेरी तरफ से 2 लाख रुपए। ठीक है। तू भी क्या याद रखेगा? बर्थडे गिफ्ट। तो वो उस बंदे के हाथ में टैक्सेबल है। देने वाला रेजिडेंट, लेने वाला नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उनके हाथ में ये इनकम टैक्स लग जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक आखिरी पॉइंट यहां पर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। दैट इज 56 to 10। यहां गिफ्ट टैक्सेशन आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। 56 to 10 का जो गिफ्ट है ना, वो कब एप्लीकेबल है पता है? जब आप एक गिफ्ट को एक कैपिटल एसेट के तौर पे लेते हो। किसके तौर पे लेते हो? कैपिटल एसेट। अगर आप गिफ्ट को एक स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे लोगे ना, तो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। आपको उसको किसके तौर पे लेना है? एक कैपिटल एसेट के तौर पे। देखो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं कोई भी चीज एक स्टॉक इन ट्रेड की तरह खरीदता हूं तो ऑब्वियस बात है कि वो जब खरीदूंगा तो मैं उसको मार्केट वैल्यू से कम में ही खरीदूंगा ना। अगर 1 लाख रुपया मार्केट वैल्यू तो मैं 70,000 60,000 में खरीदूंगा। तो ये थोड़ी मतलब हो गया 40,000 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। आर यू क्लियर और नॉट? तो जब भी आप कोई चीज सस्ते में खरीदते हो और स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे खरीदते हो तो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स गिफ्ट टैक्स कब लगेगा? जब आप उसको कैपिटल एसेट के तौर पे खरीदते हो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा और भी दूसरे गिफ्ट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है। याद करो, वो टैक्सेबल होता है। याद है कि नहीं याद है? टैक्सेबल होता है। वो शादी में भी देगा तो भी टैक्सेबल है, याद रखना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो गिफ्ट देगा वो हमेशा टैक्सेबल होगा। वो टैक्सेबल है, सैलरी इनकम है, याद है? इसके अलावा अगर बिजनेस में जब आप लोग पास होने वाले हो तो आप लोग मुझे रोलेक्स देने वाले हो, याद है आपको? तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। याद है ना कि नहीं याद है? जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज 43CA। 43CA जो है ना, ये 50C का छोटा भाई है। 50C क्या था याद है? कैपिटल गेन्स के अंदर मैंने आपको रिवाइज करवाया था। ठीक है। 50C के अंदर क्या था? आप जब किसी को लैंड या बिल्डिंग बेचते हो, इमोबल प्रॉपर्टी बेचते हो, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में मत बेचना। तो अगर आप उसको कैपिटल एसेट के तौर पे बेचोगे तो 50C लगेगा, और अगर आप उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचोगे तो 43CA लगेगा। बाकी दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। बाकी दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर भी एक बार बताता हूं, मैं अगर आपको कोई लैंड या बिल्डिंग बेच रहा हूं, इमोबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो आपको चेक करना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का बीच का डिफरेंस 110% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अगर दोनों 110% से ज्यादा है तो फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा एज सेल कंसिडरेशन। मिसाल के तौर पर अगर आपने बेचा कितने में? 1 करोड़ में, 100 लाख में, 1 करोड़, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1.5 करोड़, तो फिर आपको 1.5 करोड़ लेना पड़ेगा। अब उसके अंदर बस ये चेक करना है, अगर आप कैपिटल एसेट के तौर पर बेच रहे हो तो 50C लगेगा, ये वाला। ठीक है। और अगर आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेच रहे हो तो ये वाला सेक्शन लगेगा 43CA का। बाकी पूरा सेम सेक्शन है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर भी एक बार बोल देता हूं, 1.5 करोड़ आपने ले लिया। अब अगर आप 1.5 करोड़ से दुखी हो, आपको लगता है कि 1.5 करोड़ ज्यादा है, तो आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर उसको चैलेंज कर सकते हो। असेसिंग ऑफिसर आपको डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेजेगा। ठीक है। अब अगर डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये 1.5 करोड़ नहीं, ये तो 1 करोड़ 80 लाख होना चाहिए, तो फिर आप 1.5 करोड़ के हिसाब से टैक्स भरोगे। याद आता है? अगर डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है नहीं नहीं नहीं, 1.5 करोड़ नहीं, ये 1 करोड़ 30 लाख होना चाहिए, तो फिर आप 1 करोड़ 30 लाख के हिसाब से टैक्स भरोगे। और अगर डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं, ये तो 1 करोड़ 5 लाख होना चाहिए,
फिर तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि 1,05,00,000 के ऊपर आप टैक्स नहीं भरोगे, क्योंकि 110% से ज्यादा का डिफरेंस होना जरूरी है, तभी जाकर आप टैक्स भरोगे 101.5 करोड़ पे, अदरवाइज आप नहीं भरोगे। ठीक है, तो यहां पर तो 110% से कम डिफरेंस है, तो फिर आप 1 करोड़ के हिसाब से टैक्स भरोगे। इज इट क्लियर? साथ साथ में आपको यह भी बताया था मैंने कि आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेनी होती है। आज डेट ऑफ अग्रीमेंट है, फ्यूचर में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, मैं डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लूं या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लूं? आप आज की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो, डेट ऑफ अग्रीमेंट वाली, अगर दो कंडीशन फुलफिल करोगे। अगर आपने एडवांस के तौर पे पैसा आज या आज से पहले ले लिया है, अग्रीमेंट के दिन या उससे पहले एडवांस के तौर पे पैसा ले लिया है और 4 मोड से लिया है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर ये आपने कर लिया है तो आप बच जाओगे, आप आज की वैल्यू ले लोगे। अगर एक भी कंडीशन वायलेट हुआ तो आपको फ्यूचर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? I hope it is clear to all of you. एक नेक्स्ट है 5627B, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, बाकी सबके लिए नहीं है। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन होता है सर? क्लोजली हेल्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, बोल सकते हो एक प्राइवेट कंपनी है या एक पब्लिक कंपनी भी क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, जिसमें बहुत कम शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं होते। रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी अपने आप को क्लोजली हेल्ड नहीं बोल सकती है, वो वाइडली हेल्ड कंपनी है। टाटा वाइडली हेल्ड कंपनी है, अडानी वाइडली हेल्ड कंपनी है, बहुत शेयर होल्डर्स है उसके अंदर, जिसमें लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं उसको बोला जाता है क्लोजली हेल्ड कंपनी। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और अगर उसका इशू प्राइस सपोज 200 रुपया है और अगर उसका फेस वैल्यू सपोज कितना है 10 रुपया है और उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 30 रुपया है, अब अगर वो अपने फेस वैल्यू से ज्यादा उसका फेयर मार्केट वैल्यू है और फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा उसका इशू प्राइस है, तो जितनी उसकी वैल्यू है उससे अगर ज्यादा में वो इशू करता है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 170 रुपया, वो कंपनी के हाथ में लग जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मार्केट वैल्यू से ज्यादा में इशू किया तो कंपनी के हाथ में लग जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 170 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल है? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। क्या रेट पर टैक्सेबल है? जो स्लैब रेट्स है वो सब टैक्सेबल होगा। न्यू रेजिम फॉलो करता है तो न्यू रेजिम के स्लैब रेट्स, ओल्ड रेजिम फॉलो करता है तो ओल्ड रेजिम के टैक्स रेट्स। डिविडेंड के लिए कोई अलग से स्लैब प्रोविजन नहीं है, जो स्लैब रेट्स है उसी हिसाब से डिविडेंड टैक्स लगेगा। अच्छा, डिविडेंड के ऊपर कोई खर्चे का डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ एक खर्चे का डिडक्शन मिलेगा डिविडेंड पे, वो भी है सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा, वो भी 20% ऑफ डिविडेंड, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। डिविडेंड इनकम कमाने के लिए अगर मैंने लोन लिया है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने लोन लिया है, उससे मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस लोन पे जो ब्याज दे रहा हूं वो मुझे डिविडेंड के 20% जितना डिडक्शन मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका डिविडेंड 10 लाख रुपया है और आप ब्याज 3 लाख रुपया दे रहे हो तो डिडक्शन सिर्फ 2 लाख रुपए का मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बात करते हैं डीम्ड डिविडेंड की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीम्ड डिविडेंड अंडर इनकम टैक्स लॉ। 1 is 222A, 222B, 222C, 222D एंड 1 is 222E। 5 किस्म के डीम्ड डिविडेंड है। इन केसेस में क्या हो रहा है? इन केसेस में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे के बदले, डिविडेंड के बदले कुछ और चीज दे रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है दैट इज डीम्ड टू बी डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड के बदले शेयर होल्डर को कुछ और देते हो तो वो भी शेयर होल्डर के हाथ में क्या माना जाएगा? डिविडेंड माना जाएगा। शेयर होल्डर को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अभी हर एक क्लॉज में अपने को चेक करना पड़ेगा ये पांचों में क्या दे रहे हो आप सामने वाले को। पहले केस में 222A में आप अपने शेयर होल्डर को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लैंड दे रहे हो, बिल्डिंग दे रहे हो, प्लांट दे रहे हो, मशीनरी दे रहे हो। अगर ये सारी चीज आप अपने शेयर होल्डर को दोगे तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड। ठीक है, अब कितना डीम डिविडेंड माना जाएगा? जितना कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ये सब एग्जांपल मैंने आपको क्लास में लिखवाया हूं। जितना कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, कैसा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अगर कैपिटलाइज्ड है तो वो भी लेने का, नॉन कैपिटलाइज्ड है तो भी लेने का। सर एग्जांपल बताओगे? मिसाल के तौर पर ये बैलेंस शीट है मेरी, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है। यहां पर 3 लाख रुपए का मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस है और यहां पर 2 लाख रुपए का मेरा शेयर कैपिटल है और पता चलता है 50,000 रुपए का मेरा बोनस इशू है, जो बोनस इशू भी मैंने रिजर्व्स में से किया था। तो जब आप रिजर्व्स से कंपेयर करोगे एसेट की वैल्यू को तो आप कैपिटलाइज जो नहीं हुआ है वो भी लोगे और जो कैपिटलाइज्ड हो चुका है वो भी लोगे। अब मान लो अगर आप अपने शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए का असेट ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख को आप 3.5 लाख से कंपेयर करोगे, विच एवर इज लोअर, उतना ही डीम डिविडेंड माना जाएगा, उससे ज्यादा डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि लॉ बोलता है टू द एक्सटेंड द कंपनी पोसेस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। जो कैपिटलाइज्ड हो गया है वो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लो, जो कैपिटलाइज नहीं हुआ है वो भी लो, और फिर देखो कितना असेट दे रहे हो आप, और जो भी असेट दे रहे हो आपके रिजर्व से ज्यादा डीम डिविडेंड नहीं हो सकता है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं आगे बढ़ूंगा।
अब आगे बढ़ता हूं मैं अगले सेक्शन की तरफ, ठीक है। अगले सेक्शन में आप अपने शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो? अगले सेक्शन में मैं अपने शेयर होल्डर को दे रहा हूं डिबेंचर्स दे रहा हूं, ऐसे फ्री में बांट रहा हूं डिबेंचर, या डिबेंचर स्टॉक दे रहा हूं, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहा हूं, ठीक है, या मैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहा हूं। इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस दोगे तो चलेगा, वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता है। अगेन जो भी आप दे रहे हो सामने वाले को, उसको कंपेयर करने का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, और फिर बोलने का विच एवर इज लोअर, ठीक है। अगर आपने डिबेंचर 10 लाख का दिया और अगर रिजर्व सिर्फ 6 लाख के, तो 6 लाख ही डीम्ड डिविडेंड होगा। अगर रिजर्व अगर आपने डिबेंचर 10 लाख का दिया और रिजर्व 15 लाख है, तो 10 लाख रुपया डीम्ड डिविडेंड होगा। आपको चेक करना होगा उसको डीम्ड डिविडेंड से, ठीक है। अब तीसरा वाला मैंने ऑलरेडी आपको कैपिटल गेन्स के साथ रिवाइज करवा दिया था, आई होप यू रिमेंबर दैट, ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट और नॉट? प्लीज टेल मी। तो ये डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया कैपिटल गेन्स में, वहां पर देख लेना। 222 डी, 222 में डी में क्या कर रहे हो आप? शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो बाय रिडक्शन ऑफ कैपिटल। आप कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो और शेयर होल्डर को दे रहे हो। आपके कैपिटल में कितना पैसा है? आपके कैपिटल में 1 लाख रुपया है, आप शेयर होल्डर को कुछ दे रहे हो बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल, ये भी डीम्ड डिविडेंड है। और आखिरी सेक्शन 222E, जो 222E है ना, वो सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। जो पहले 4 डीम्ड डिविडेंड है ना, वो सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो आखिरी वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए, ये सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए जो प्रोविजन है वो क्या एप्लीकेबल है, गौर से सुनना। मान लो मैं क्लोजली हेल्ड कंपनी हूं और आप मेरे एक 10% वाले शेयर होल्डर हो। आपका मेरी कंपनी में कम से कम 10% शेयर होल्डर होना चाहिए, 10% मिनिमम, ठीक है। अगर आपका मेरी कंपनी में 10% शेयर होल्डिंग है और अगर मैं आपको लोन या एडवांस देता हूं, तो फिर वो आपके हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। चेक करो, ये पहले पॉइंट के अंदर दिया गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बहुत इससे भी भयानक है। मैं कंपनी हूं, क्लोजली हेल्ड कंपनी, आप एक शेयर होल्डर हो, 10% शेयर होल्डर, और नीचे एक एंटिटी है, एक कंसर्न है। कंसर्न मतलब कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एलएलपी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपका उसमें 20% स्टेक है, 20% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। आपका उसमें अगर 20% शेयर होल्डिंग है और आप कौन हो? आप 10% वाले शेयर होल्डर हो, तो आप मुझे क्या बोलोगे? अरे मुझे मत दो लोन, उस कंसर्न को दे दो, मेरा ही आदमी है वो। तो अगर मैं उस कंसर्न को भी लोन देता हूं ना, जिसमें आपका 20% स्टेक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो उस कंसर्न को भी अगर मैं लोन दूंगा ना, तो उस कंसर्न के हाथ में भी वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, वो इनकम टैक्स लग जाएगा। अगेन आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं लोन आपको 10 लाख का दे रहा हूं, प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 6 लाख का है, तो 6 लाख रुपए का ही टैक्स लगेगा, 6 लाख से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है उससे कंपेयर करके ही डीम्ड डिविडेंड लगता है, अदरवाइज डीम्ड डिविडेंड नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां पर कुछ छोटे मोटे केसेस है, वो एक एक करके बोलता हूं। सर किस दिन चेक करना है कि 10% है या नहीं है? जिस दिन लोन दे रहा हूं उस दिन चेक करना है शेयर होल्डर के पास 10% है कि नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सर कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंसर्न का मतलब एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओवाई, ये सब कंसर्न में आ जाएंगे, ठीक है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब वो तुम्हारा जो शेयर होल्डर है उसका उस एंटिटी के अंदर कम से कम 20% शेयर होल्डिंग होना चाहिए। अगर उस एंटिटी के अंदर तुम्हारे शेयर होल्डर का कम से कम 20% शेयर होल्डिंग है, तो वो माना जाएगा व्हाट? वो माना जाएगा कि उसके अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। सर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आपने बोला कंपेयर करना है, यस। मैं एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हूं, आप एक शेयर होल्डर हो, आपका मेरी कंपनी में 10% शेयर है, ठीक है। तो मैं अगर आपको कोई डिविडेंड दूंगा, मैं आपको अगर कोई लोन दूंगा, एडवांस दूंगा, तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो सर आपने बोला सर ये लोन को किससे कंपेयर करना है? ये लोन को कंपेयर करना है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। सर किस दिन तक के? पिछले साल की बैलेंस शीट डेट तक के अक्यूमुलेटेड रिजर्व से कॉपी करना है, या इस दिन तक जिस दिन आप लोन दे रहे हो उस दिन तक? तो लॉ बोलता है जिस दिन आप लोन दे रहे हो अप टू द डेट ऑफ लोन, आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 15 जुलाई को लोन दे रहा हूं, तो 15 जुलाई को कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखो कितना है, उस हिसाब से सामने वाले के हाथ में उतनी डीम्ड इनकम मानी जाएगी, ठीक है। सर लोन रीपे हो गया तो कुछ फर्क पड़ेगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोन रीपे करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोन रीपे कर दोगे वो बहुत बड़ा एहसान नहीं किया आपने किसी के ऊपर। लोन रीपे कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रीपे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डीम्ड डिविडेंड तो आपके हाथ में लग के रहेगा। अगर कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी है और सामने वाला शेयर होल्डर 10% शेयर होल्डर है और मैंने आपको कोई एडवांस दिया, तो आपके हाथ में टैक्स तो लग कर रहेगा। सिर्फ एक केस में नहीं लगेगा, जब मैं आपको जो एडवांस दे रहा हूं वो एक ट्रेड एडवांस है। ट्रेड एडवांस मतलब आप मेरे सप्लायर हो और मैं अपने सप्लायर को एडवांस दे रहा हूं। अगर मैं सप्लायर को एडवांस दे रहा हूं तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। आप मेरे शेयर होल्डर भी हो, आप मेरे सप्लायर भी हो, कंपनी के शेयर होल्डर भी आप हो, कंपनी के सप्लायर भी आप हो, और मैं आपको ट्रेड एडवांस दे रहा हूं, तो फिर उसके ऊपर सेक्शन 222E का डीम्ड डिविडेंड नहीं लगेगा, ठीक है। अब आखिर में एक दो पॉइंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, बट स्टिल बोलना जरूरी है। एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे हम लोग अपने रिवीजन वीडियो में, हर एक चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे। डिविडेंड में कुछ चीजें नहीं आएगी। कौन कौन सी चीजें नहीं आएगी? पहला पॉइंट डिविडेंड में नहीं आएगा, गौर से सुनना। पहला पॉइंट क्या है? अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया है, गौर से सुनना, मैं क्लोजली हेल्ड कंपनी हूं, मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपके हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब मैं आपको एक्चुअल डिविडेंड दे रहा हूं 30,000 रुपए का।
जब एक्चुअल डिविडेंड दे रहा हूं ना मैं, तो आप क्या बोल रहे हो पता है शेयर होल्डर, अरे एक्चुअल डिविडेंड मत दो, वो 1 लाख रुपए का लोन तो दिया था ना आपने, उसमें से मैं नॉक ऑफ कर लूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ 70,000 दूंगा। तो अगर आप ऐसा काम करते हो ना, तो वो 30,000 रुपए आपके हाथ में डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। पहले मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया, वो डीम डिविडेंड है। अब मैं आपको एक्चुअल में जो सबको डिविडेंड दे रहा हूं, वो आपको भी दे रहा हूं 30,000 रुपए। आपने बोला नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप मेरा वो 1 लाख में से नॉक ऑफ कर लो, 70,000 रुपया बैलेंस बचेगा। अगर ऐसा करते हो तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। क्लास में एग्जाम्पल लिखवाया हूं, चेक कर लेना, ठीक है। सेकेंडली, कुछ केसेस में डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। 222E वाला, ये लास्ट वाला, अगर आप शेयर होल्डर को लोन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आप दुनिया में सबको लोन देते हो, आपका काम ही लोन देना है, आपका काम ही सबको लोन देना है, तो आप अपने शेयर होल्डर को भी लोन दे रहे हो। और जैसे बैंक को, यस, जैसे बैंक को एनबीएफसी है, आप अपने शेयर होल्डर को भी लोन दे रहे हो। और लोन देना आपके बिजनेस का सब्सटैंशियल पार्ट है। मैक्सिमम बिजनेस जो आप करते हो वो लोन देने से ही करते हो। तो आप दुनिया को लोन देते हो, तो आप अपने शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी कोर्स में लोन क्यों नहीं दे सकते हो? ऑर्डिनरी कोर्स मतलब जितना दुनिया को रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हो, उतना अपने शेयर होल्डर को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या गलत है? उसमें क्यों डीम डिविडेंड होना चाहिए? तो वो केस में गवर्नमेंट ने बोला डीम डिविडेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहां जाकर आपके आईएफओएस की सारी इनकम खत्म हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे आईएफओएस के डिडक्शंस के बारे में, जो बहुत ज्यादा तो है नहीं, कुछ थोड़े बहुत ही है। उसमें से आधे से ज्यादा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। सबसे पहला आईएफओएस के अंदर डिडक्शन सेक्शन 57 के अंदर दिए गए सारे के सारे डिडक्शन। सबसे पहले डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट क्या डिडक्शन मिलेगा? मैंने बता दिया, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस मिलेगा, वो भी 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? आई होप यू रिमेंबर दैट। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, आधे से ज्यादा चीजें पहले पढ़ लिए। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम ऑन सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्या मिलेगा? मैं किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद के बैठा हूं, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद के बैठा हूं, वहां से इंटरेस्ट मिलता है, उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा? अगर मैंने कोई कमीशन पे किया है, रेम्यूनरेशन पे किया है बैंकर को या एनी अदर पर्सन को फॉर रियलाइजिंग सच इंटरेस्ट, मतलब उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए मैंने कोई बैंक चार्जेस दिया है एक्सेट्रा, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस दिया है बैंक को, तो उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉय वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगले महीने की 15 तारीख तक भरोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, रेंटल फ्रॉम इंश्योरेंस, रेंटल फ्रॉम मशीनरी प्लांट फर्नीचर आईएफओएस में आ सकता है। अगर आईएफओएस में आएगा तो वो सारे खर्चे मिलेंगे जो पीजीबीपी में मिलते हैं, जैसे उस मशीनरी का रिपेयर, उस मशीनरी का इंश्योरेंस, उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन, वो सारी चीजें जो आपको पीजीबीपी में मिलते हैं वो आपको यहां पर आईएफओएस में भी मिल जाएंगे, ठीक है। फैमिली पेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फैमिली पेंशन में से आपको 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन माफ हो जाएगा या 15,000 रुपया माफ हो जाएगा, विचएवर इज लोअर, जितना भी कम है। अब कुछ केसेस में फैमिली पेंशन माफ है जो सेक्शन 1019 और 1018 के अंदर है, जो मैंने आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया। जिनको महावीर चक्र मिलता है, जिनको परमवीर चक्र मिलता है, जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, उनके लिए पेंशन सरकार ने माफ कर दी है। डू यू रिमेंबर दैट? नेक्स्ट, कंपेंसेशन जो मिलता है गवर्नमेंट से, उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे फ्लैट 50% डिडक्शन मिल जाएगा आपको, जो कैपिटल गेन्स के अंदर हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। लास्ट, इसके अलावा कोई और अगर रेवेन्यू खर्चा, जैसे इनकम टैक्स में पीजीबीपी में कैसा 37(1) है, वैसे ये आईएफओएस का 37(1) है। अगर कोई और खर्चा जो रेवेन्यू है, जो आपने होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम कमाने के लिए किया है, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। जैसा पीजीबीपी में 37(1) जनरल डिडक्शन है, वैसे आईएफओएस का ये जनरल डिडक्शन है, ठीक है। आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। अब आईएफओएस में डिसअलावेंसेस क्या क्या है? पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, आईएफओएस में पर्सनल एक्सपेंस नॉट अलाउड, पीजीबीपी में भी नॉट अलाउड। ये सब पीजीबीपी के डिसअलावेंसेस यहां पर रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं। सिमिलरली, अगर टीडीएस नहीं काटा तो आईएफओएस में भी डिसअलाउ हो जाएगा। अगर 48(3) नहीं अप्लाई किया, 48(3) मतलब 10,000 के ऊपर अगर किसी को पेमेंट किया तो आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से देना होता है। अगर नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंट को पेमेंट किया और टीडीएस नहीं काटा तो याद करो सिर्फ 30% डिसअलाउ होता है। पीजीबीपी में भी 30% डिसअलाउ होता है, आईएफओएस में भी 30% डिसअलाउ होता है। उसके अलावा जो आप ये फालतू की इनकम कमाते हो, इसके अगेंस्ट तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये तो फ्लैट 30% पे टैक्सेबल है, आप सभी को पता है। और इन सब फालतू इनकम के अगेंस्ट तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी नहीं मिलता है आपको। 2.5 लाख 3 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो भी नहीं मिलेगा, वो भी फ्लैट 30% आपके हाथ में टैक्सेबल है। तो इस तरीके से हम लोग ने आज के लेक्चर में कुछ टॉपिक्स रिवाइज किए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिर्फ एक ही टॉपिक जो था वो लेस इंपॉर्टेंट था, वो था पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट, हाउस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जो एग्जेम्प्ट इनकम वाला है वो शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग आज का लेक्चर रोक देते हैं। अगले रिवीजन लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर 6 से क्लबिंग, सेट ऑफ, ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।